तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा शाओ प्रिंस चिंग को छोड़ देता है, लेकिन उसे छोड़ने के बाद वो जल्दी से भागता हुआ फिर से मेयर के पीछे छुप जाता है और कहता है इस लड़के को मार डालो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन ये करेगा, चलो जल्दी करो और इसको मार डालो। प्रिंस के ऑर्डर सुनने के बाद उसके साथी फिर से बागी की तरफ बढ़ते हैं ताकि वो हमारे शाओ को मार सके। वाइस कमांडर मिंगजू से कहता है मिंगजू क्या तुम शाओ पर कुछ भी नहीं करने वाले, क्या तुम शाओ को मारने से बचाओगे नहीं, वो लोग उसे मारने वाले हैं। कि शाओ शुई हमारे स्कूल का एक मेंबर और तुम्हारा फर्ज बनता है, तुम हमारी टीम के लीडर हो, तुम्हें आगे जाकर उसको बचाना चाहिए। वो उसे कहता है नहीं मैं शाओ पर कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि ये शाओ शुई और इस प्रिंस का दोनों का आपस का मसला है और ये एक प्राइवेट मैटर है, इन दोनों के प्राइवेट मसले में हम लोग इंटरफियर नहीं कर सकते, इसलिए तुम में से कोई भी आगे बढ़कर इन दोनों के दरमियान में रोकने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये सभी लोग वहाँ पर खामोश होकर खड़े हो जाते हैं। शाओ शुई अपने वेपन को निकालता और कहता है तो फिर आ जाओ, तुम में से जो भी यहाँ पर मुझे मारने के लिए आगे बढ़ेगा मैं उसे मार डालूंगा, और वैसे भी मैंने इस प्रिंस को एक मौका दिया था, अब इसे कोई भी मुझसे बचा नहीं सकता। तो शाओ शुई वहीं पर अपने बाले को घुमाता है तो उसके इर्द गिर्द जितने भी गार्ड्स होते हैं वो सारे के सारे उड़ते हुए पीछे की तरफ गिर जाते हैं। उसके बाद हमारे शाओ का निशाना चिंग के ऊपर होता है, जबकि चिंग के सामने मेयर वान खड़ी होती है। मेयर वान भी अपनी तलवार निकाल लेते हैं और शाओ से कहते हैं शाओ वहीं पर रुक जाओ, तुम इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते, जबकि हमारा शाओ अपने बाले को लेकर जल्दी से जंप करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। मेयर वान की तलवार के साथ उसको टकराता है। मेयर वान वहाँ पर उसके अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाती। वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का तो काफी ज्यादा पावरफुल लगता है, हालांकि इसके कल्टीवेशन लेवल मुझसे काफी ज्यादा लो है। शाओ वहीं पर उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए उसके पेट में एक जबरदस्त किक मारता है जिससे मेयर वान पीछे की तरफ गिर जाता है। उसके पीछे गिरने के बाद प्रिंस चिंग वहाँ पर बिल्कुल अकेला खड़ा होता है। वो कहता है कोई तो मुझे प्रोटेक्ट करो, लेकिन उसे बचाने के लिए अब कोई भी नहीं है। तो शाओ प्रिंस चिंग से कहता है तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता है कि पिछले एक साल से हम दोनों बदल चुके हैं, हम लोग इतना बदल चुके हैं कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ और अब तो मेरा मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसी के साथ ही वो अपनी हेल्पर्ड को सामने की तरफ करता है और सामने की तरफ थ्रो करने लगा है। वो उसे कहता है पता नहीं तुम यहाँ पर बार बार मुझे इरिटेट क्यों कर रहे हो, लगता है कि तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो, तो इस बार मैं तुम्हें इतना पीटूंगा कि तुम दोबारा मुझे तंग ना कर सको। और वो अपनी हेल्पर्ड को उसी तरफ फेंक देता है। चिंग भी जल्दी से अपनी तलवार को सामने की तरफ निकालता है और अपनी तलवार के साथ उसकी हेल्पर्ड को ब्लॉक करता है, लेकिन इसकी हेल्पर्ड जैसे उसकी तलवार के साथ टकराती है उसकी तलवार टूट जाती है। प्रिंस चिंग पीछे वाली दीवार के साथ जाकर पटकता है, उसके मुंह से बहुत सारा ब्लड बहता है और वहीं पर नीचे गिर जाता है। मिंगजू हमारे शाओ की तरफ देखकर सोच रहा होता है कि ये लड़का तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, मुझे जल्दी से जल्दी इस लड़के से निमटना होगा वरना हमने इसके लिए निमटना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो प्रिंस चिंग के दीवार के साथ गिरने के बाद वो दीवार के साथ ही बैठा होता है, जबकि हमारा शाओ चलता है उसके पास पहुंच जाता है। जैसे ही उसके करीब पहुंचता है बाकी के गार्ड्स भागते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। ली चेंग और क्लाउड वान हमारे शाओ के पास आकर खड़े हो जाते हैं और लोगों से कहते हैं तुम में से अगर कोई भी आगे बढ़ा तो वो मरेगा। तो मेयर वान हमारे शाओ से कहते हैं लड़के रुक जाओ, अगर तुमने हमारे प्रिंस को मार डाला तो फिर तुम भी लोग भी यहीं पर मरोगे क्योंकि तुम्हारे खिलाफ ऑर्डर जारी होंगे और तुम में से कोई भी बच नहीं पाएगा। उसे कहता है ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अगर मैं इसको मार डालता हूँ तो फिर तो मुझे भी मरना पड़ेगा, लेकिन असल बात यह है कि इस लड़के ने मेरे पर अटैक किया है तो मुझे अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो अब इस लड़के को यहाँ पर मरना पड़ेगा। मिंगजू भी यहाँ पर बीच में बोल पड़ता है। वो शाओ से कहता है शाओ ये मेरे ऑर्डर्स हैं, इस लड़के को अभी छोड़ दो, तुम प्रिंस को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जबकि हमारा शाओ से कहता है अपनी बकवास बंद करो, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, मैंने कहा था ना कि ये प्राइवेट मसला है और हम लोग यहाँ पर प्राइवेट मसले में दखलंदाजी नहीं कर सकते, तो अब चुपचाप वहाँ पर खड़े रहो, तुम्हारा इस सबसे कोई भी ताल्लुक नहीं है। मिंगजू भी जल्दी से अपनी तलवार निकाल लेता है और हमारे शाओ से कहता है लड़के मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो, तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारी टीम का लीडर हूँ, जल्दी से इस लड़के को छोड़ दो वरना मैं यहाँ पर अपनी डायनेस्टी और अपने स्कूल की तरफ से तुमसे फाइट करूंगा। शाओ उसे कहता है चलो फिर ठीक है। वो अपने बाले को सामने की तरफ करते हुए यानी प्रिंस चिंग की तरफ करते हुए से कहता है तो पहले मैं यहाँ पर प्रिंस चिंग को मारूंगा, उसके बाद मैं तुमसे भी फाइट करूंगा। बाकी के सभी लोग भी ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो लोग कहते हैं इसका मतलब ये सभी से फाइट कर सकता है, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। फिर फिर से भागते हुए वहाँ पर बीच में आ जाते हैं और उन लोगों से कहते हैं प्लीज तुम सभी लोग शांत हो जाओ, तुम सभी लोगों को यहाँ पर इस मसले को पीसफुल तरीके से सॉल्व करना चाहिए, यहाँ पर बातचीत से इस मसले को हल कर लेते हैं। तो मेयर वान जब शाओ से कहते हैं मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अभी इसी वक्त हम लोग यहाँ से चले जाएंगे और तुम लोग अपना काम करो जाकर। उसे कहता है लेकिन मैं तुम्हारी बात के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि पहले भी तुमने मुझसे वादा किया था, लेकिन यहाँ पर वादा टूट गया, इस वजह से मैं तुम्हारी बात तो बिल्कुल भी नहीं मानने वाला। जबकि हमारा प्रिंस चिंग भी उसके सामने माफी की भीख मांग रहा होता है। वो उसे कहता है शाओ शुई प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं चिंग हान डायनेस्टी के नाम पर प्रिंस चिंग तुमसे माफी मांगता हूँ और कहता हूँ कि तुम्हारा कभी भी ऐसा नहीं होगा। शाओ उसे कहता है तुम ये अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हारी बात के ऊपर तो बिल्कुल भी यकीन नहीं करने वाला। जबकि मिंगजू यहाँ पर काफी गुस्से में होता है। वो यहाँ पर इस मौके का फायदा उठाकर शाओ को मारना चाहता है। वो शाओ से कहता है शाओ क्या तुमने सुना नहीं मैंने तुमसे क्या कहा, अभी इस लड़के को जाने दो वरना मैं यहाँ पर तुम्हारे पर अटैक करूंगा। तुम्हारा शाओ भी आगे से हार मारने को तैयार नहीं है। वो उसे कहता है क्यों नहीं, चलो जल्दी से आओ और मेरे पर अटैक करके दिखाओ। वाइस कमांडर बीच में आ जाता है। वाइस कमांडर लोगों से कहता है हम लोग यहाँ पर शाओ शुई और प्रिंस चिंग के दरमियान में जो कुछ भी मसला है उस सब के दरमियान में इंटरफियर तो नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग यहाँ पर चिंग हान डायनेस्टी की मदद करने के लिए आए हैं। हम लोग यहाँ पर अपने मिशन को पहले पूरा करते हैं, लेकिन मैं तुम लोगों को एक बात बता देता हूँ, अगर हमारा शाओ शुई यहाँ पर प्रिंस चिंग के हाथों से मारा जाता है तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि हमारी रॉयल अकेडमी या फिर हमारी जाओ शैंग डायनेस्टी वो तुम लोगों को छोड़ देगी, वो तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगी कि ये हमारी रॉयल
रॉयल अकेडमी का एक स्टूडेंट है और ऊपर से ये रूकी किंग भी है। साथ ही हमारे झाओशुई से कहता है तुम्हें क्या लगता है अगर तुम प्रिंस को यहाँ पर मार देते हो तो क्या हम सभी को सजा नहीं मिलेगी? हम सभी को यहाँ पर सजा मिलेगी, तुम्हारी अकेडमी के ऊपर सारा इल्जाम आएगा। फिर मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों के सामने एक पीसफुल रेजोल्यूशन रखने को तैयार हूँ, क्यों ना हम लोग यहाँ पर एक पैक्ट के ऊपर समझौता कर लेते हैं। अब जबकि प्रिंस ने यहाँ पर कहा है कि वो दोबारा इस तरह का कोई भी काम नहीं करेगा, तो हम लोग प्रिंस की इस बात को फिलहाल के लिए मान लेते हैं। लेकिन अगर प्रिंस अपने वादे को तोड़ता है तो हम सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, हम सभी लोग मिलकर इनके ऊपर अटैक करेंगे और सभी को बता देंगे रॉयल अकेडमी के साथ पंगा लेना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। साथ ही वो अपनी पावर्स को भी रिलीज कर रहा था, जबकि मिंगजू उसकी तरफ देखता है और उसे महसूस होता है कि ये एक टॉप लेवल का जनरल है जो तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, मुझे इससे भी बचकर रहना होगा। पर बीच में प्रिंस बोरलॉक बोल पड़ता है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, सब कुछ झाओशुई ने किया है, ये झाओशुई की गलती है, तो हम सभी लोग इसके लिए भुगतान क्यों भरेंगे? वो भी चिल्लाकर कहता है प्रिंस बोरलॉक ने बिल्कुल ठीक कहा, ये सारी की सारी गलती झाओ की है, तो फिर हम सभी लोगों को यहाँ पर इसका हमियाजा क्यों भुगतना पड़ेगा? वाइस कमांडर उन लोगों से कहता है क्या तुम लोगों को वाकई में लगता है कि ये सभी लोग मिलकर भी झाओशुई को हरा सकते हैं? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि इनमें से कोई भी झाओशुई को हरा सकता है। या फिर मुझे लगता है कि तुम सभी लोग ये चाहते हो कि झाओशुई जानबूझकर प्रिंस चिंग को मार डाले, उसके बाद ये सभी लोग हमें सजा दे, तुम सभी लोग बेवकूफ हो। तो क्लाउड वन भी उन लोगों से कहता है मैं तुम सभी लोगों को एक बात यहाँ पर बता देता हूँ, तुम में से जो भी झाओशुई के ऊपर अटैक करना चाहता है उसे पहले यहाँ पर मुझे मारना होगा। हम दोनों भाइयों से निमटने के बगैर तुम लोग हमारे झाओशुई तक नहीं पहुंच सकते। मेयर वान फिर से हमारे झाओ से कहते हैं प्लीज इस बात को मान जाओ। अब जबकि तुम्हारे वाइस कमांडर ने भी यहाँ पर एक स्टेटमेंट बना दिया, उसने कहा है कि वो सब कुछ करेंगे अगर तुम्हारे साथ मिलकर, प्लीज इस बात को मान जाओ, हमारे प्रिंस को छोड़ दो। तो हमारा प्रिंस उसे छोड़ देता है, हमारा झाओशुई उसको छोड़ देता है। तो वाइस कमांडर उसे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुमसे वादा करता हूँ आगे तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा हम दोनों मिलकर उसको फेस करेंगे। तो झाओ वाइस कमांडर से कहता है चलो ठीक है, फिर मैं आज के बाद तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करूंगा। तो साथ ही वो प्रिंस से कहता है दोबारा इस तरह का कोई भी काम मत करना, क्योंकि मेरा सबर जवाब देता जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार मैं यहाँ पर तुमसे बात किए बिना ही डायरेक्टली तुम्हें मार डालूं। फिर वहां से कहते हैं कोई बात नहीं, ऐसा दोबारा कभी भी नहीं होगा, मैं प्रिंस को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट सीन हमें रात के वक्त का दिखाया जाता है। रात के वक्त हमारा झाओशुई अपने दोनों भाइयों के साथ डिस्कशन कर रहा होता है। फीचेंग हमारे झाओ से कहता है ब्रदर क्यों ना हम लोग वापस घर चले जाते हैं, अपनी अकेडमी में वापस चले जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि चिंग हान डायनेस्टी के लोग यहाँ पर तुम्हें इतनी आसानी से वेलकम करने वाले हैं। क्लाउड भी उसे कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। एक तरफ मिंगजू है, दूसरी तरफ चिंग है और यहाँ पर रेबल फोर्सेस भी है, हम तो तीनों तरफ से घिरे हुए हैं। क्या तुम्हें लगता है कि हम तीन दुश्मनों का एक साथ मुकाबला कर सकते हैं? तो माना झाओ उन लोगों से कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है, मुझे ये बताओ कि हम सभी लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? चिंग उसे कहता है हम लोग यहाँ पर फाइट करके अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए आए हैं। हम लोग जब यहाँ पर रेबल से फाइट करेंगे तो हमें एक्सपीरियंस मिलेगा। लाइव बैटलफील्ड के ऊपर किस तरह का एक्सपीरियंस मिलता है, यही सब कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो झाओ उन लोगों से कहता है जी तुमने बिल्कुल ठीक है, हम लोग यहाँ पर इसीलिए आए हैं। जरा यहाँ पर सोच कर देखो, अगर हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे दुश्मन होंगे, पहले तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ रेबल फोर्सेस से फाइट करने वाले थे, लेकिन हम जरा देखो हमारे साइड के ऊपर प्रिंस चिंग है और उसके साथ और कौन कौन से दुश्मन है, ये सभी लोग हमारे पर मिलकर अटैक करेंगे, हम इन सभी से फाइट करेंगे। जरा सोचो हमारा एक्सपीरियंस कितना ज्यादा बढ़ेगा, हमारी पावर कितनी ज्यादा इंक्रीज होगी। तो मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों से कह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर हमें इस दुनिया में सर्वाइव करना है तो हमें यहाँ पर बाकी के सभी लोगों से फाइट करना होगी, ताकि हमें उन सभी से स्ट्रॉन्ग बन सके और तब हम लोग बाकी सभी के ऊपर होंगे। फिर साथ ही उन लोगों से कहता है और ऊपर से हमारा मंकी यहाँ पर हमारी मदद करेगा, वो उन सभी की बातें सुनने के बाद यहाँ पर आता ही होगा। उसी वक्त मंकी वहाँ पर आ जाता है और आकर उसे सारी बात बताता है। मंकी उसे कहता है ऐसा कि तुमने यहाँ पर सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, मिंगजू और प्रिंस चिंग दोनों ने आपस में हाथ मिला लिया है, तो दोनों मिलकर यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे वो तुम्हें यहाँ पर मारने वाले हैं। वो लोग यहाँ पर एक प्लान बना रहे हैं, उन लोगों को लगता है कि वो लोग कल जो रेबल फोर्सेस हैं उनके हाथों से तुम्हें मरवा सकते हैं, इसी वजह से उन्होंने सोच समझकर एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है। झाओ से कहता है रेबल फोर्सेस के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझे ये बताओ कि रेबल फोर्सेस वहाँ पर कितनी ज्यादा हैं। ये वाली रेबल फोर्सेस के बारे में मुझे इतना पता है कि ये दो ग्रुप्स में बटी हुई है, हालांकि इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इनेट जान किंग है। उसके अलावा जितने भी फोर्सेस हैं उन सभी में टॉप लेवल के जनरल्स हैं, जबकि इनके पास सिर्फ एक ही जान लेवल का किंग है। तो क्लाउड वन उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड बात है, तुम्हारे मंकी ने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली, वाकई में बहुत ज्यादा काम का मंकी है। उन लोगों से कहता है तुम लोगों ने इस बारे में पूछा क्यों नहीं कि जब मैं यहाँ पर आया था तो मंकी कहाँ पर था? मंकी पिछले कुछ दिनों से गायब था, ये रेबल फोर्सेस के ऊपर नजर रख रहा था कि ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सके। इसी हम लोग चिंग हान डायनेस्टी के टेरिटरी में एंटर हुए थे, उसी वक्त मेरा मंकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए चला गया था। उस वक्त बाहर से दरवाजा खुलता है, झाओ कहता है तो हमारा एक और दोस्त यहाँ पर आ रहा है। दरवाजा खुलता है और वाइस कमांडर वहाँ पर आता है। ये सभी लोग वाइस कमांडर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो कहते हैं वाइस कमांडर चिंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वाइस कमांडर हमारे झाओ से कहता है झाओ तुम बिल्कुल ठीक थे, मैं भी बिल्कुल ठीक था, मैंने तुमसे कहा था ना कि हम लोगों की किस्मत एक जैसी होने वाली है और मैं तुम्हारे साथ डेस्टिनी को शेयर करूंगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। तो झाओ से कहता है तो फिर मुझे बताओ कि तुम मेरे लिए क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आए हो? तो वो उसे कहता है मैं और मिंगजू वहाँ पर एक ही रूम में थे, हम सभी लोग वहाँ पर बैटल स्ट्रेटेजी को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो उन लोगों ने जो प्लान बनाया उसके मुताबिक मिंगजू अपने साथ 30
लोगों की टीम लेगा जिसमें प्रिंस बोरलाग और किम्बू भी होंगे। वो सभी लोग अपने साथ 500 सोल्जर्स को लेकर मैपल फॉरेस्ट टाउन की तरफ जाएंगे, जबकि हम सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ 100 सोल्जर्स दिए गए हैं। हमें उन 100 सोल्जर्स को अपने साथ लेकर स्टोन माउंटेन की तरफ जाना है। जाओ कहता है इन लोगों का प्लान तो बिल्कुल परफेक्ट है, ये लोग तो तुम्हें भी यहाँ पर मरवाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम मेरी साइड के ऊपर हो। वाइस कमांडर से कहता है इस बात का क्या मतलब है कि वो लोग मुझे मरवाना चाहते हैं। हमारा जाओ कहता है मेरी मंकी की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो लोग हमें भेज रहे हैं स्टोन माउंटेन की तरफ, और स्टोन माउंटेन की तरफ जो बैंडिट्स हैं, बैंडिट्स के साथ जो उनका लीडर है वो इनेट जॉन किंग है, जबकि मैपल टाउन की तरफ जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ आर्म बैंडिट्स हैं। वहाँ पर सिर्फ जनरल लेवल के ही सोल्जर्स हैं, वजह से वो लोग वहाँ पर बिल्कुल सेफ रहेंगे जबकि हम सभी लोग यहाँ पर इनेट जॉन किंग के हाथों से मारे जाएंगे। तो एंड पे हमने देखा था कि हमारा जाओशू प्लान बना रहा होता है और उसके पास वाइस कमांडर आता है। वाइस कमांडर से आकर बताता है टूमिंग ने हमें 2 ग्रुप्स में तकसीम किया है, 40 बच्चों को वो अपने साथ लेकर मैपल लीव टाउन की तरफ जा रहा है, जबकि हमारे 10 बच्चों के ग्रुप को 500 सोल्जर्स के साथ स्टोन माउंटेन की तरफ भेज रहा है। वो कहता है इसका मतलब यह है कि वो जानबूझकर ये सब कुछ कर रहा है, उसने तुम्हें भी यहाँ पर सजा दी है, तुम क्योंकि हमारे साइड पे बोल रहे थे इसी वजह से उसने तुम्हें मारने का प्लान बनाया है। स्टोन माउंटेन वाले एरिया में जो बैंडिट्स हैं, उन बैंडिट्स का जो लीडर है वो इनेट जॉन किंग है। हम सभी लोग वहाँ पर चले भी जाएंगे तो 500 सोल्जर्स भी उसके सामने टिक नहीं पाएंगे, वो इनेट जॉन किंग हमें मार डालेगा। वहाँ सुनते ही वाइस कमांडर काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, वहाँ पर एक इनेट जॉन किंग है, हम लोग वहाँ पर सर्वाइव कैसे कर पाएंगे। जाओ उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, हम लोग इस क्राइसिस से निकल सकते हैं। वो उसे सारी बात बता देता है। तो अगले दिन सुबह सुबह का सीन दिखाया जाता है, ये सभी लोग निकल पड़ते हैं। वाइस कमांडर आगे कमांडर के साथ होता है, आर्मी का कमांडर जिसका नाम फी होता है। कमांडर फी तो काफी ज्यादा हट्टा कट्टा दिखाई देता है, लेकिन उसके साथ जो 500 सोल्जर्स होते हैं वो या तो बुढ़े होते हैं या फिर वो बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं या फिर जख्मी होते हैं। इस कमांडर सारे सोल्जर्स की तरफ देखता है और अपने कमांडर फी से कहता है कमांडर फी आपको नहीं लगता है कि इतने सारे कमजोर सोल्जर्स को यहाँ पर भेजना स्टोन माउंटेन की तरफ ये खतरनाक हो सकता है। वहाँ पर बैंडिट से फाइट करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमारे सारे सोल्जर्स या तो बीमार हैं या फिर जख्मी है या बुढ़े हैं। हम लोग यहाँ पर वाकई में रेबल फोर्सेस से फाइट करने के लिए जा रहे हैं या फिर किसी बच्चे से फाइट करने के लिए जा रहे हैं। तो कमांडर फियो से कहता है वाइस कमांडर तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग जिन रेबल्स का मुकाबला करने के लिए जा रहे हैं वो क्वांटिटी में बहुत ज्यादा कम है, वो तो 40-50 ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, और ऊपर से वो बहुत ज्यादा कमजोर भी है। रस्ते में 2000 आर्मी सोल्जर्स हमें ज्वाइन करेंगे, तो रस्ते में हमारा इंतजार कर रहे होंगे और वहीं से वो लोग हमें ज्वाइन करेंगे। हम लोग यहाँ पर डेफिनेटली उन रेबल्स को हरा देंगे और स्टोन माउंटेन को हासिल कर लेंगे। कि हमारा वाइस कमांडर पीछे अपने जाओजी के पास आ जाता है, वो जाओ के पास आता है और उसे कहता है ऐसा कि मैंने सोचा था बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, ने पूरे का पूरा प्लान बनाया हुआ है, ये वाले चिंगहान डायनेस्टी के सोल्जर्स भी उसके साथ मिले हुए हैं। ये कमांडर फीजी जानबूझकर यहाँ पर हमें वहाँ पर तक लीड कर रहा है और ऊपर से ये कह रहा है कि रास्ते में 2000 सोल्जर्स हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि रास्ते में कोई सोल्जर्स हमें ज्वाइन करने वाले हैं। जाओ से कहता है हाँ रास्ते में कोई भी सोल्जर हमें ज्वाइन नहीं करेगा, मुझे तो वहाँ से इन सारे बुढ़े सोल्जर्स के ऊपर तरस आ रहा है कि ये जख्मी और बुढ़े लोग हैं, लेकिन ये लोग वहाँ पर जाकर मरने वाले हैं। तो वाइस कमांडर से कहता है तो फिर ठीक है, हम सभी लोग इनके साथ चुपचाप इनको फॉलो करते हैं जहाँ तक ये लोग जाते हैं। अगर रास्ते में हमें 2000 सोल्जर्स ने ज्वाइन नहीं किया तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि वापस जाकर मेयर वहाँ से सवाल पूछेंगे हमारे साथ 2000 सोल्जर्स को क्यों नहीं भेजा गया। शाओ से कहता है तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ से वापस जाकर मेयर से सवाल पूछेंगे, यानी कि हम लोग यहाँ से फाइट से भाग जाएंगे, तो ये हम लोग अपना बहुत ही अच्छा चांस खवा देंगे। हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है अपने आप को इम्प्रूव करने का। कमांडर से कहता है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है। उसे कहता है तो हम लोग वहाँ पर जाने के बाद एक प्लान बनाएंगे, हम लोग वहाँ पर जाकर इनेट जॉन किंग को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, उसे हम लोग मैपल टाउन की तरफ भेज देंगे और उसके बाद हम लोग बाकी के सारे सोल्जर्स को मार डालेंगे। कमांडर फी का जो वाइस कमांडर होता है वो उसके पास आता है और उसे कहता है कमांडर फी वो लोग वहाँ पर आपस में कानाफूसी कर रहे हैं, यानी कि वो आपस में बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो प्लान बना रहे हैं। कमांडर उसे कहता है तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनके पास और कोई भी रास्ता नहीं है हमें फॉलो करने के अलावा। अगर वो यहाँ से वापस मिलते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो मिलिट्री के लॉज को तोड़ रहे हैं और भगोड़े बन जाएंगे, फिर भी उन्हें सजा मिलेगी। लेकिन अगर वो हमारे साथ आते हैं तब भी वो वहाँ पर जाकर मरने वाले, हमें बस मौका देकर डॉन माउंटेन के करीब पहुंचते ही वहाँ से खिसकना होगा ताकि किसी को पता न चले और ये सभी लोग वहाँ पर रेबल्स के हाथों मारे जाएंगे। तो नेक्स्ट सीन हमें स्टोन माउंटेन का दिखाया जाता है। ये सारे सोल्जर स्टोन माउंटेन के पास पहुंचते हैं तो सभी वहाँ पर पहुंचाना शुरू कर देते हैं। वो सभी लोग कहते हैं मेयर वान ने कहा था कि वो लोग रास्ते में 2000 सोल्जर्स को हमारे ज्वाइन करने के लिए भेजने वाले हैं, लेकिन हम सभी लोगों के साथ तो कोई भी सोल्जर नहीं जुड़ा है कि हम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं, हमें धोखा दिया गया, हम सभी लोग या तो बुढ़े हैं या फिर जख्मी हैं, हम लोग यहाँ पर रेबल्स का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। लगता है कि मेयर वान को लगता होगा कि हम लोग उनके ऊपर बोझ बन चुके हैं, इसी वजह से उन्होंने हम सभी जख्मी और बूढ़े सोल्जर्स को यहाँ पर मरने के लिए भेज दिया है ताकि उनका बोझ कम हो जाए। कमांडर फियोन सभी लोगों से कहता है तुम सभी लोग शांत हो जाओ, जबकि हम लोग स्टोन माउंटेन के करीब पहुंच ही आए हैं तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर फाइट करें, हमारे पास और कोई भी चांस नहीं है। हम लोग यहाँ पर फाइट करते हैं और उन 2000 सोल्जर्स के आने का इंतजार करते हैं और साथ ही वो अंदर से सोच रहा होता है यही मौका है, मुझे चुपचाप यहाँ से निकलना होगा वरना यहाँ पर ये सभी लोग मेरे पर भारी पड़ेंगे। तो तुम्हारा क्लाउड वन जल्दी से जंप करते हुए पीछे से आता है और अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करते हुए कमांडर फी को वहीं पर मार देता है। कमांडर फी के मरने के बाद बाकी के सारे सोल्जर्स देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। क्लाउड वन उन सभी लोगों से कहता है तो मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को एक सच्चाई बताने वाला हूँ, यहाँ पर मेरा ब्रदर
अंदर जाओ, उसके खिलाफ तुम्हारे प्रिंस का एक झगड़ा चल रहा है, जिसकी वजह से प्रिंस ने यहाँ पर ये सब कुछ जाल बिछाया है मेरे ब्रदर को मारने के लिए। और तुम सभी लोग 500 सोल्जर्स, तुम सभी को यहाँ पर बेकार में मुफ्त की मौत दी जा रही है। मेहरबान को ये बात अच्छी तरह से पता है कि तुम सभी बुढ़े और कमजोर सोल्जर्स यहाँ पर इन रेबल्स का मुकाबला नहीं कर सकते, और ऊपर से यहाँ पर एक इन्नेट जॉन किंग भी है। वो सभी लोग भी ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, फिर वान हमें क्यों मरवाना चाहते हैं। और वान उन्हें जाओ की तरफ इशारा करते हुए कहता है तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो वापस जाओ और भगोड़े बनकर उनके हाथों से मरो, या फिर यहाँ पर फाइट करो, फाइट करते हुए या तो मरो या फिर अरे रेबल्स को मारकर अपनी अपनी अचीवमेंट्स को हासिल करो, तुम्हारे रैंक्स भी बढ़ेंगे और तुम्हारी पे भी बढ़ेगी। और सभी लोग कहते हैं ठीक है, हम लोग जाओ को फॉलो करेंगे। तो जाओ उन सभी लोगों से कहता है जबकि तुम लोगों ने अपना अपना फैसला कर लिया है कि तुम लोग मेरे साथ मिलकर फाइट करोगे, तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है तुम सभी को जिंदा रखने का। जाओ उन सभी लोगों को बताता है कि यहाँ पर जितने रेबल फोर्सेज हैं उनका जो लीडर है वो एक इन्नेट जॉन किंग है, अगर हमने उसको डिस्ट्रैक्ट करके मैपल टाउन की तरफ भेज दिया तो सभी लोग यहाँ पर जिंदा बच सकते हैं, बाकी के सारे रेबल्स को हम लोग आसानी से मार सकते हैं। यही एक मौका है, इसी तरह हम लोग जिंदा रह सकते हैं और हमारे रिवार्ड्स भी मिल सकते हैं। जाओ उन सभी से कहता है जैसा कि तुम सभी लोगों को पता है कि इस वक्त हमारी क्लास से आए हुए काफी सारे लोग यानी रॉयल अकेडमी के काफी सारे स्टूडेंट्स और साथ में तुम्हारी आधी आर्मी सारे के सारे मैपल टाउन की तरफ जाकर फाइट कर रहे हैं। उसके साथ अगर हम लोग यहाँ पर ये खबर फैला देते हैं, इन्नेट जॉन किंग को पता चल जाता है कि मैपल टाउन के ऊपर रेबल्स के ऊपर बहुत ही भारी तादाद में अटैक हुआ है, तो वो जल्दी से भागता हुआ वहाँ पर चला जाएगा अपने रेबल्स को सपोर्ट करने के लिए। मुझे तुम में से कुछ लोगों की जरूरत है जो लोग वहाँ पर जाकर उनसे फाइट करेंगे, उनके ऊपर अटैक करेंगे, लेकिन जैसे वहाँ पर कोई पकड़ लेगा तो तुम्हें वहाँ पर उनको ये बताना होगा कि तुम्हारे मैपल टाउन के ऊपर सोल्जर्स अटैक कर रहे हैं, तुम्हें लगा था यहाँ पर लोग नहीं होंगे, वजह से तुमने यहाँ पर अटैक किया और तुम्हें वहाँ से भाग आना होगा, बस इतना ही करना है। वी चैंग उन लोगों से कहता है तो तुम में से कौन मेरे साथ जाएगा, मैं तुम्हें लीड करूंगा, मैं वहाँ पर तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो काफी सारे सोल्जर से कहते हैं ठीक है हम लोग तुम्हारे साथ जाएंगे, हमें यहाँ पर फाइट करने का मौका मिल रहा है, हम जाएंगे। वैसे काफी सारे लोग उसके साथ आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर तकरीबन 30-40 लोग होते हैं जो कि उसके साथ आगे बढ़ते हैं। ये सभी लोग वहाँ पर जाकर अटैक करने वाले हैं। इन्नेट जॉन किंग को भी दिखाते हैं जो कि अपने तंबू में बैठा होता है अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ, और लड़की उसकी झोली में बैठी होती है और उसे वाइन पिला रही होती है और उससे कहती है जल्दी से और ज्यादा पी लो। वो उसे कहता है तुम मुझे इतना ज्यादा क्यों पिला रही हो, तुम क्या चाहती हो कि मैं पीकर बहुत ज्यादा टल्ली हो जाऊं। लड़की शर्माते हुए उसे कहती है तुम जानते हो कि मैं तुम्हें इतना ज्यादा क्यों पिला रही हूँ। तो वो हंसना शुरू कर देता है, कहता है अच्छा ठीक है, तुम्हें पता है कि पीने के बाद मैं बड़े ही आराम से करता हूँ, तो ठीक है फिर मैं ज्यादा पीता हूँ। इस वक्त बाहर से एक सोल्जर अंदर आता है और उसे कहता है सर यहाँ पर हमारे पर अटैक हुआ है, मिलिट्री आर्मी ने हमारे पर अटैक कर दिया है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मिलिट्री आर्मी हमारे पर अटैक कैसे कर सकती है, बताओ कितने सोल्जर्स हैं। वो कहता है ज्यादा नहीं है, तकरीबन 40 सोल्जर होंगे, फ्रंट सेक्शन के ऊपर हमारे पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो लोग क्या कर रहे हैं, रेयर सेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये बात सुनते ही जॉन किंग बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 40 सोल्जर भेजकर हमारे पर अटैक करवाने की, उन्हें क्या लगता है कि हम लोग बहुत ज्यादा कमजोर हैं। अपने सोल्जर से कहता है जाओ जाकर सभी को मार डालो। तो वहाँ पर उनको जैसे ऑर्डर्स मिलते हैं तो वहाँ पर काफी सारे पावरफुल जनरल्स आ जाते हैं और उनको मारना स्टार्ट करते हैं, जबकि हमारा फीचेंग उसे महसूस हो जाता है कि वो लोग आने वाले हैं। तो 6 ईयर होता है जो कि इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा था, वो भागता हुआ आता है और कहता है जल्दी से यहाँ से निकलो। फीचेंग कहता है लगता है कि हमारे जाओ ने मंकी को यहाँ पर नजर रखने के लिए छोड़ा था, कि जॉन किंग यहाँ पर आने वाला है तो हमें जल्दी से निकलना होगा। वो अपने सोल्जर से कहता है तो बॉस के ऑर्डर्स आ चुके हैं, चलो जल्दी से भागो। और वो सभी लोग पीछे की तरफ भागना शुरू करते हैं। उनमें से एक सोल्जर जो कि पीछे की तरफ देख रहा होता है, उसी वक्त एक फिस्ट उसके ऊपर अटैक होता है। जॉन किंग वहाँ पर पहुंच चुका है, वो उसके ऊपर अटैक करके उस सोल्जर को मार देता है और कहता है तुम सभी लोग तो कुछ ज्यादा ही शोर मचा रहे हो, तुम सभी लोग कीड़े मकोड़े हो। बाकी के सारे लोग तो वहाँ से भाग जाते हैं, जबकि एक सोल्जर उस इन्नेट जॉन किंग के हाथ चढ़ जाता है। वो उसे गले से पकड़ता है और कहता है चलो जल्दी से भगो कि तुम लोग यहाँ पर सिर्फ 40 सोल्जर्स के साथ हमारे पर अटैक क्यों कर रहे हो, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है। वो गार्ड उसे बताता है, वो उसे कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी जान बख्श दो, मुझे मत मारना, मैं तुम्हें बताता हूँ। इंपीरियल आर्मी के जितने भी सोल्जर्स थे वो सारे के सारे मैपल टाउन के ऊपर अटैक करने के लिए गए हैं। उन्हें लगा कि वहाँ पर तुम्हारी पावरफुल फोर्सेज है, इसी वजह से वो सारे वहाँ पर चले गए। हमें लगा कि तुम्हारे सारे पावरफुल सोल्जर्स वहाँ पर चले जाएंगे, इसी वजह से हम लोग थोड़ी सी टुकड़ी लेकर तुम्हारे पर अटैक करने के लिए आए ताकि तुम सभी को आसानी से मारा जा सके। मुझे प्लीज छोड़ दो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी आर्मी को भी ज्वाइन कर सकता हूँ। जबकि इन्नेट जॉन किंग उसको ग्राउंड के ऊपर पटक देता है और अपने बालों को उसकी बॉडी के अंदर दंसाते हुए कहता है मैं तुम्हारे जैसे सोल्जर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता जो कि मेरे सामने सरेंडर कर चुका है। तो एक और जनरल उसके पास आता है और उसे कहता है मास्टर अब बताओ कि हमें क्या करना है, क्या हम लोग यहीं पर रहकर अपने आप को प्रोटेक्ट करें। ये सारे सोल्जर्स तो पीछे की तरफ भाग गए, मुझे नहीं लगता है ये वापस आएंगे, ना हम लोग मैपल टाउन की तरफ जाएं। मुझे लगता है कि ये लोग वाकई में यहाँ पर हमारे पर अटैक करने के लिए आए होंगे, इन्हें लगा होगा कि हम सभी लोग मैपल टाउन में उनकी फोर्सेस से मुकाबला करने के लिए चले होंगे और यहाँ पर कुछ बचे कुछ लोग होंगे कि हमें आसानी से मार सकते हैं, हम लोग आगे क्या करेंगे। इन्नेट जॉन किंग उसे कहता है मुझे लगता है कि मैं मैपल फॉरेस्ट में जाना होगा, वो चेक पॉइंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं वहाँ पर जाता हूँ, जाकर उनको सपोर्ट करता हूँ, तुम भी अपने पावरफुल जनरल्स को अपने साथ ले लो, बाकी कुछ लोगों को यहीं पर छोड़ दो। यहाँ की एक हैवी आर्मी को मैं अपने साथ लेकर मैपल लीफ सिटी की तरफ जा रहा हूँ ताकि मैं वहाँ पर जाकर आर्मी को लीड कर सकूँ। अपने साथ काफी सारे रेबल्स को लेता और वहाँ से मैपल टाउन की तरफ निकल जाता है, जबकि हमारा जाओ भी ऊपर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। वो कहता है चलो काम हो गया। मंकी भी वहाँ पर आता है और आकर हमारे जाओ को बताता है कि
लेट शान किंग उन लोगों के साथ है। शाओ कहता है तो फिर तो काम हो गया है। अपने सोल्जर से कहता है तो सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारा काम हो गया है। लेट शान किंग अपनी काफी सारे सोल्जर्स को लेकर जहां से मैपल टाउन की तरफ निकल गया है। अब पीछे बहुत ही कम लोग बचे हैं और सारे इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम सभी लोग उनके ऊपर अटैक करके उनको मार सकते हैं। तो शाओ जुई यहाँ पर खुद इनको लीड कर रहा होता है, वो सबसे आगे होता है, इसके साथ क्लाउड वन और उसके साथ फीचैंग होता है। ये तीनों आगे आगे होते हैं और उन लोगों से कहते हैं चलो उनके ऊपर अटैक करें। माओ भी साइड के ऊपर देखता है और कहता है ये तो वही सोल्जर है जो जहाँ से भाग गए थे, ये वापस क्यों आ गए हैं। अपने सोल्जर से कहता है चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें इनमें से किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ना, सभी को मार डालना। तो के एंड पे हमने देखा था कि हमारा शाओ जुई अपनी आर्मी को लेकर रेबल्स के ऊपर अटैक करने के लिए फिर से पहुंच जाता है। सामने से दो रेबल्स अपने वेपन्स लेकर हमारे जाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि हमारा जाओ अपनी हेलबर्ट को सामने की तरफ करते हुए इनके ऊपर अटैक करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। जाओ उनमें से दोनों के में से एक के ऊपर अटैक करता है, जबकि दूसरे को उसका ब्लैकी अपने पांव के साथ मारता है और उसको भी मार देता है। तो जाओ यहाँ पर इन दोनों को मार देता है। साथ ही वो ब्लैकी से कहता है ब्लैकी बहुत ही अच्छी है, तुम तो फाइट में बहुत ज्यादा अच्छे हो गए हो। अगर कुशु माउस के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, वो जंप करते हुए उसके करीब पहुंचता है और कहता है कमीने कहीं कि अब तो मेरे हाथ से नहीं बचोगे। ऐसे वो उसके ऊपर अटैक करता है। हमारा जाओ अपनी हेल्पर को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। शू माओ से कहता है आज तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी हमारे पास स्नीक अटैक करने की। जाओ हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है तुम्हें किसने कहा कि हम लोग यहाँ पर स्नीक अटैक कर रहे हैं, तो एक फुल स्केल अटैक है। और साथ ही वो अपने मंकी को इशारा करता है, मंकी एक पत्थर के ऊपर बैठ जाता है और अपने पास से शंख निकालकर उसको बचा देता है। जैसे ही वो यहाँ पर जंग का शंख बचाता है, उसी वक्त वाइस कमांडर को मैसेज मिल जाता है। वो कहता है चलो जल्दी से अटैक करो, और वो अपने बाकी के 400 सोल्जर्स को लेकर उनके ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो ये एक स्नीक अटैक की बजाय अब एक ऑफिशियल अटैक बन चुका है, जहाँ पर 500 सोल्जर्स के साथ 10 लोग ये भी होते हैं। तो वाइस कमांडर भी वहाँ पर पहुंच जाता है, वो भी वहाँ पर रेबल्स को मारना स्टार्ट करता है, जबकि शू माओ अभी भी हमारे जाओ के ऊपर अटैक कर रहा था और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पर इस तरह के अटैक करने की। तुम्हें क्या लगता है कि हमारा लीडर लूबर अगर यहाँ पर नहीं है तुम हमें आसानी से हरा सकते हो? हम लोग भी उतने ही स्ट्रॉन्ग है जितना लूबर है। और हमारे जाओ के ऊपर और ज्यादा जोर डालता है, तो जाओ अपने ब्लैकी के साथ ही वहाँ पर नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसका दबाव काफी ज्यादा होता है। हाँ, अपने घोड़े के ऊपर से नीचे उतर आता है और उसे कहता है हमने यहाँ पर तुम्हारे लूबर को डिस्ट्रैक्ट तो कर लिया, क्या हम लोग यहाँ पर तुम्हारे बाकी के सारे सोल्जर्स को मार सके और हम लोग अपने इस मिशन को पूरा करके रहेंगे, तुम सभी को अब मरना होगा। तो शूमा उसे कहता है लूबर अगर यहाँ पर नहीं है तो इस बात का मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर तुम्हें रोक नहीं सकता, उसने मुझे यहाँ का इंचार्ज बनाया है और मैं टॉप लेवल का जॉन जनरल हूँ, मैं तुम्हें आसानी से हरा सकता हूँ। हमारा जाओ अपनी हेलमेट को घुमाते हुए उसके घोड़े के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से उस घोड़े की टांगे जख्मी हो जाती हैं और वो शूमाओ भी ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाता है। शूमाओ कहता है तुमने यहाँ पर मुझे कुछ ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, तो अब तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे। वो अपनी तलवार में अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है चलो फिर ठीक है अब फाइट करते हैं। जाओ उससे कहता है चलो अब जल्दी से आ भी जाओ, मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे एक टॉप लेवल के जॉन जनरल से तो बिल्कुल भी नहीं हारने वाला। हाँ, मेरी कल्टीवेशन लो है, लेकिन तुम्हारे जैसे जनरल मेरे सामने कुछ भी नहीं है। शूमाओ भी उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है अब तुम नहीं बचोगे। माना जाओ जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ बढ़ता है। जंग हमारे जाओ की तरफ देख रहा होता है कि वो वहाँ पर काफी मुश्किल में है, वो उसकी हेल्प करने के लिए जाना चाहता है, लेकिन उसी वक्त पीछे से एक रेबल निकलता है और उसके ऊपर अटैक करता है। वो रेबल अपनी तलवार निकालकर फीचैंग के ऊपर अटैक करने लगता है। उसी वक्त क्लाउड वहाँ पर आता है और उसको मारकर उसे कहता है ये क्या ब्रो, तुम कहाँ पर देख रहे हो? मैं नहीं पता कि हम लोग इस वक्त द्वार के दौरान है, जहाँ पर अगर तुम एक सेकंड के लिए भी दूसरी तरफ देखोगे तो तुम मारे जा सकते हो। इसी वजह से मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगा कि यहाँ पर फाइट पर ध्यान दो। फीचैंग उसे कहता है मैं वहाँ पर ब्रदर की फाइट देखकर अट्रैक्टेड हो गया था, मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी जल्दी से एक टॉप लेवल का जॉन जनरल बन जाऊँ। क्लाउड वन उसे कहता है ब्रदर वहाँ पर टॉप लेवल के जनरल के साथ फाइट कर रहा है, ताकि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी हो सके और हम लोग बाकी के सारे रेबल्स को आसानी से मार सके, तो हमें इस अपॉर्चुनिटी को गंवाना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ हमारे जाओ की फाइट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर शूमाओ हमारे जाओ के ऊपर बार बार अटैक कर रहा होता है और उसे कहता है तुम सभी लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि तुम हमारे पास स्नीक अटैक्स कर सको, इसी वजह से अब चलो जल्दी से मर जाओ या फिर वापस भाग जाओ। उसे कहता है भागने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। हमारा जाओ उसके पीछे से बड़ी स्पीड से गायब होते हुए साइड के ऊपर आ जाता है और उसे कहता है यहाँ पर तुम्हारे पास अटैक करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो शूमाओ से कहता है हाँ क्यों नहीं, कि तुम टॉप लेवल के वॉरियर हो, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर मुझे तो बिल्कुल भी नहीं हरा सकोगे। चलो ठीक है, मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, तुम अपने अटैक को तैयार कर लो। है शाओ से कहता है तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपने अटैक को तैयार कर भी लिया है और अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। शाओ ऊपर की तरफ जंप करता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। शूमाओ से कहता है तो फिर आ जाओ, एक ही मूव के साथ इस फाइट को यहाँ पर एंड करते हैं और देखते हैं कौन किसको मारता है। शूमाओ भी जल्दी से ऊपर की तरफ जंप करता है और जाओ के साथ अपनी तलवार को टकराता है। एक तरफ से जाओ की हेलमेट होती है, दूसरी तरफ से उसकी तलवार होती है, जबरदस्त एनर्जी निकलती है। सोल्जर्स वहाँ पर अपनी आंखों को कवर करते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ से काफी सारी रोशनी दिखाई दे रही होती है। और उसके बाद हमारा शूमाओ और उसके साथ हमारा जाओ, वो दोनों ही वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर नीचे उतर आते हैं। नीचे उतरने के बाद शूमाओ के हाथ से उसकी तलवार गिर जाती है और वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने यहाँ पर मेरे ऊपर कौन सा अटैक किया है? जाओ उससे कहता है मैंने यहाँ पर स्पेशल अटैक किया है, जो कि फ्लेम ट्रांसफॉर्मेशन का फोर्थ मूव था, उसका नाम स्टोन ब्रेकिंग था। और इसी के साथ ही शूमाओ के बॉडी से ब्लड निकलता है और वहीं पर नीचे गिर जाता है और मर जाता है। शूमाओ के मरने के साथ ही बाकी के जितने रेबल्स होते हैं वो सारी वहाँ पर अपने वाइस कमांडर को मरता हुआ देखकर बहुत सा घबरा जाते हैं। तो फीचैंग चिल्लाकर अपने सोल्जर से कहता है इन लोगों
लोगों का कमांडर मार चुका है, चलो जल्दी से आओ और सभी लोगों को मार डालो, हमारे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है। तो वो सारे रेबल्स, उन्हें पता है कि उनका कमांडर माओ मर गया है, वो अपनी सोल्जर अपनी तलवारों को फेंकते हैं और वहां से भागना शुरू कर देते हैं। जैसे वो लोग भागना शुरू करते हैं तो आप तो बिल्कुल नहाते हैं और रेजिस्ट भी नहीं कर रहे, तो इनको मारना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। सारे सोल्जर्स उनके पीछे लग जाते हैं और उनको आसानी से मारना शुरू कर देते हैं। जबकि हमारा शाओ क्लिफ के ऊपर खड़ा होता है और देख रहा होता है। वो कहता है हालांकि इनका कमांडर मार गया और ये सभी लोग यहाँ से भाग रहे हैं, लेकिन अगर ये लोग यहीं पर रुक जाते हैं और इनका नंबर बहुत ज्यादा है, यानी कि इनकी तादाद ज्यादा है, फिर भी हमारे काफी सारे एल्डर सोल्जर्स मारे जाएंगे, मुझे यहाँ पर इनको रोकना होगा। तो हमारा शाओ अपने मंकी से कहता है ड्रम बजाओ और इन सभी को वापस आने का इशारा करो। मंकी वहीं पर ड्रम बजाना शुरू कर देता है। जैसे वो वहाँ पर ड्रम बजाता है तो सभी सोल्जर्स कहते हैं ये क्या ब्रदर यहाँ पर हमें वापस आने का इशारा कर रहा है। चेंग कहता है इस बात को इग्नोर करो, हम लोग यहाँ पर अपने आप को इम्प्रूव करने के बहुत सा करीब हैं, सभी रेबल्स को आज ही मार डालते हैं, चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इन रेबल्स को मारते हैं। वाइस कमांडर उन दोनों से चिल्लाकर कहता है तुम लोग कर क्या रहे हो, क्या तुम यहाँ पर मिलिट्री ऑर्डर्स को ओबे नहीं करोगे? क्या लगता है कि तुम्हारे कमांडर शाओ ने ये सब कुछ क्यों किया होगा, उसने तुम्हें वापस आने का इशारा क्यों दिया है, उसने कुछ सोचकर ये सब कुछ किया होगा, तुम्हें उसके ऑर्डर्स को फॉलो करना चाहिए। पीचेंग वहीं पर रुक जाता है और कहता है तो बड़े अफसोस की बात है, हमारा मैच यहाँ पर बहुत ही हाई रैंक को अचीव करने वाला था, चलो ठीक है वापस चलते हैं। रेबल्स भी बेचारे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। उन सभी के वहाँ से भाग जाने के बाद इनके टेंट्स के ऊपर हमारा शाओ जो इसकी आर्मी कब्जा कर लेती है, यहीं पर बैठकर ये अपने सोल्जर्स की पट्टियां कर रही होती हैं। जबकि हमारा मंकी लूपर के कैंप के अंदर जाता है और उसके कैंप के अंदर जाने के बाद वो शाओ से कहता है ब्रदर जल्दी से यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। तो हमारा शाओ कहता है चलो ठीक है मैं आता हूँ। वो जाता है और जाकर उसके कैंप के अंदर देखता है तो वहाँ पर काफी सारे पत्थर पड़े होते हैं कि उन पत्थरों के ऊपर बैठा होता है और उसे कहता है यहाँ पर बहुत सारे जान स्टोन्स हैं। वो मुझे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। तो मुझे लगता है कि रेबल्स इस माउंटेन के ऊपर इसीलिए कब्जा करके बैठे हुए हैं क्योंकि वो इस माउंटेन के ऊपर से जान स्टोन्स को ढूंढ रहे हैं। शाओ मंकी से कहता है मंकी जरा इनको अपनी आंखों से चेक करके बताओ क्या इन सारे स्टोन्स के अंदर जान स्टोन्स हैं। तो मंकी उसे कहता है हाँ मैंने सब कुछ चेक किया है, में से 80% पत्थर ऐसे हैं जिनके अंदर जान स्टोन्स हैं। तुम्हारा शाओ एक पत्थर को उठाता है और कहता है अगर हम लोग यहाँ से वापस जाएंगे तो मेयर वान चैंगसी सिटी में हमारे पर इल्जाम लगाएगा कि हमने मिलिट्री ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया और कमांडर फी को भी मार डाला है। इस वजह से हमारे लिए वापस जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मुझे लगता है कि हमें इसी माउंटेन एरिया में रहना चाहिए और यहाँ पर रहकर जान स्टोन्स को ढूंढना चाहिए जिससे हमें काफी ज्यादा फायदा होगा। हो सकता है कि हमें यहाँ पर कुछ सरप्राइजिंग या अमेजिंग चीज मिल जाए। फिर हमारा शाओ बाहर आता है और बाहर आने के बाद वाइस कमांडर से बात करता है। जबकि वाइस कमांडर वहाँ पर कुछ सोल्जर्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है। वो उनसे कहता है जाओ जाकर चेक करो हमारे जितने सोल्जर्स मार गए हैं उन सारे सोल्जर्स को डेड बॉडीज को वापस ले आओ ताकि हम उन्हें वापस अपने सिटी में लेकर जा सके और जितने रेबल्स मारे हैं उन सभी की बॉडीज को एक जगह इकट्ठा करके उनको जला दो। तो शाओ वहाँ पर आता है और उससे कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे सारे सोल्जर्स को अपने साथ वापस लेकर चैंगसी सिटी में चले जाओ जबकि हम तीनों ब्रदर्स यहीं पर रुकने वाले हैं, फिर यहाँ से किसी और जगह के ऊपर जाना है। वाइस कमांडर से कहता है कि तुम वापस क्यों नहीं जाना चाहते, कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हें इस बात का डर है कि वो लोग तुम्हारे खिलाफ कोई जाल बुन रहे होंगे कि वो तुम्हारे पर कोई भी इल्जाम लगाकर तुम्हें सजा दे सकते हैं। जाओ से कहता है हाँ मुझे लगता है वो ऐसा ही करेंगे। जाओ से कहता है मुझे लगता है कि अगर मैं वापस जाता हूँ तो मुझे मार दिया जाएगा और मेरे साथ साथ तुम सभी को भी सजा दी जाएगी, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग मेरे बिना वापस चले जाओ जबकि मैं यहाँ पर अकेला भगोड़ा बन जाऊंगा और मेरे दोनों दोस्त भी। वापस जाने के बाद रॉयल अकेडमी में जाकर ये सारी बात एक्सप्लेन कर देना कि हम लोग क्यों यहाँ से अलग हुए हैं। वाइस कमांडर से कहता है अच्छा ठीक है मैं वापस जाकर सभी कुछ ये बात एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम 3 महीने के बाद हमारी रॉयल अकेडमी में वापस आ जाओ। उसे कहता है ठीक है ब्रदर हम लोग तुमसे 3 महीने के बाद अकेडमी में मिलेंगे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही वो अपने पास एक जान स्टोन निकालता और कहता है ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। वो जो देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये तो एक जान स्टोन है, मैं तुमसे इतना कीमती जान स्टोन नहीं ले सकता, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, क्या तुम यहाँ पर मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो। हमारा जाओ से कहता है ब्रदर ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें यहाँ पर रिश्वत देने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हारे साथ फाइट करके, तुमने हमारा बहुत ही अच्छे से साथ दिया, इसी वजह से मैं तुम्हें गिफ्ट के तौर पर ये दे रहा हूँ, ये हमारी फ्रेंडशिप के नाम पर है। तो वो उसके पास से वो जान स्टोन ले लेता है। उसे कहता है तो तुम्हें 3 महीने में वापस आना होगा। जाओ उसे कहता है बिल्कुल परेशान मत हो, 3 महीने के बाद हम तीनों ही वापस अकेडमी में पहुंच जाएंगे। वाइस कमांडर अपने बाकी के सारे सोल्जर से कहता है चलो हम सभी लोग अब चैंगसी सिटी में वापस जा रहे हैं और वो सारे सोल्जर्स वहाँ से वापस की तरफ मुड़ जाते हैं। पीछे हमारे जाओ से कहता है वो सब यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग वापस क्यों नहीं जा रहे। हाँ उसे कहता है क्या तुम वापस जाना चाहते हो, क्योंकि फाइट के दौरान मैंने तुम्हें देखा था तुम वहाँ पर रेबल फोर्सेस को मारना चाहते थे, मेरी ऑर्डर्स के बावजूद तुम वहाँ पर रुकना नहीं चाहते थे। तो मुझे लगता है कि हमें आगे जाकर और ज्यादा रेबल्स को मारना चाहिए, तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है। तो वो भी बात सुनने के बाद काफी खुश हो जाता है। यहीं पर स्टोन माउंटेन की दूसरी तरफ भी काफी सारे रेबल्स बैठी होती हैं, वो लोग वहाँ पर पहरा दे रही होते हैं, साथ ही वहाँ पर खुदाई कर रही होती हैं। सभी लोग वहाँ पर रात के वक्त खुदाई करते हैं। तो फीचेंग वहाँ पर कहता है यहाँ पर तो काफी सारे रेबल्स हैं, लगता है कि ये सभी लोग यहाँ पर खुदाई करके जान स्टोन्स को ढूंढ रहे हैं। फीचेंग हमारे जाओ से कहता है तुम यहाँ पर इन रेबल्स को मारने के लिए आए हो या फिर जान स्टोन्स के लिए आए हो। जाओ से कहता है मैं यहाँ पर जान स्टोन्स के लिए आया हूँ। जाओ कहता है तो यहाँ पर इन सोल्जर्स को मारकर हमें एक्सपीरियंस मिलेगा जिससे हमारी कल्टीवेशन बढ़ेगी और साथ में हम लोग यहाँ पर जान स्टोन्स भी हासिल कर सकते हैं। अगर जान स्टोन भी मिल जाए तो हम लोग अपनी कल्टीवेशन को डबल रेट से बढ़ा सकते हैं। तो क्लाउड भी उसे कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुमने हमें जितने भी जान स्टोन्स दिए थे वो सारे के सारे तो हमने यूज कर
मार दिया। अब हमें यहाँ से अगर जान स्टोन्स मिल जाते हैं तो हम लोग अपने आप को और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। फी चेंग कहता है अब मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, अब मुझे मत रोकना क्योंकि लास्ट टाइम ये सभी लोग मेरे हाथ से बचकर निकल गए थे, लेकिन अब मैं इन सभी को मार डालूंगा। काफी सारे रेबल्स वहाँ पर आग जलाकर बैठी होती है और बातें कर रही होती है। वो लोग कहते हैं जैसे हमारा लूबर यहाँ से गया था, यानी कि हमारा इनेट जान किंग हमें छोड़कर चला गया, उसके बाद ही सोल्जर्स ने हमारे पर अटैक किया। शुक्र है कि हम सभी लोग वहाँ से बचकर भागकर यहाँ पर पहुंच आए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो सारे सोल्जर्स हमारा पीछा करते हुए जहाँ तक पहुंच आए। इसी वक्त वो साइड के ऊपर देखते हैं तो उनके टेंट्स के ऊपर आग लग जाती है, वो सारी वहाँ पर आग में जल रही होती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं वो लोग तो वाकई में जहाँ पर पहुंच आए हैं। फी चेंग इनमें सबसे आगे आगे होता है और वो अपने भाले के साथ इनको मार रहा होता है, जबकि वो रेबल्स फिर से भागने शुरू कर देते हैं। तो सभी लोग डर कर भाग रहे होते हैं, जबकि उनके सामने हमारा मंकी होता है। मंकी अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो वो सभी लोग डर कर पीछे की तरफ भागते हैं। पीछे की तरफ फी चेंग होता है। फी चेंग अपने भाले को घुमाते हुए सभी को मार रहा होता है। थोड़ी देर में ये देखते देखते सभी के सभी बैंडिट्स को मार देते हैं, जबकि एक वाले बैंडिट को हमारा जाओशी मार रहा होता है। बैंडिट बहुत सा घबरा जाता है और कहता है चलो जल्दी से यहाँ से भागो, ये लोग तो वापस आ गए हम सभी को मारने के लिए। इन लोगों ने उनके सारे कैंप्स को वहाँ पर आग लगा दिया और आग लगाने के बाद बाकी के सारे रेबल्स को भी मार दिया है। क्लाउड काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा अच्छा था, मुझे मजा आ गया, ये हमारी बहुत ही अच्छी विन थी, हमने यहाँ पर इनके पास सरप्राइज अटैक करके इन सभी को मार दिया है। उसके बाद तो मैं ये वाली कहानी सभी लड़कियों को जाकर सुनाया करूंगा, देखना वो सभी की सभी लड़कियां मेरी कहानी सुनकर बहुत ज्यादा खुश होंगी कि मेरी जर्नी और एडवेंचर कितना ज्यादा मजेदार है। फी चेंग कहता है हम सिर्फ और सिर्फ 3 लोग हैं, लेकिन यहाँ पर हमने 300 का मुकाबला किया है। 300 में से कई सारों को हमने मार दिया, जबकि कुछ लोग यहाँ से भाग भी गए हैं। यहाँ उन लोगों से कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि अगर हम लोग इनके लीडर को पहले मार दे तो बाकी के सभी लोग वैसे ही डर कर भाग जाएंगे। यहाँ पर भी यही स्ट्रेटेजी यूज की गई है। फी चेंग उसे कहता है बॉस रेबल्स तो सारे यहाँ से भाग गए हैं, तो क्या अब हम लोग यहाँ पर जान स्टोन्स को ढूंढ सकते हैं। जाओ से कहता है मैंने मंकी से कहा था कि यहाँ पर आते ही पहले जान स्टोन्स के बारे में देखना, और उसके रिसर्च के मुताबिक यहाँ पर कोई भी जान स्टोन्स नहीं है। ये लोग यहाँ पर पत्थरों को निकाले, लेकिन उन पत्थरों के अंदर जान स्टोन्स नहीं है। इसका मतलब तो यह है कि हमें यहाँ पर खुद से ही जान स्टोन्स को ढूंढना पड़ेगा। और वो लोग फिर से आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। यहीं पर 2 बड़े बड़े पंछियों को दिखाते हैं। उन 2 ईगल पंछियों के ऊपर 2 मास्टर्स खड़े होते हैं। एक मास्टर होता है जो ग्रैंड मास्टर है, उसके साथ उसकी डिसाइपल होती है, एक लड़की होती है। उस ग्रैंड मास्टर का नाम लिन फेंग टैंग होता है। लिन फेंग टैंग कहता है मुझे लगता है कि ये वाली जगह बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, जहाँ पर हम लोग प्रीमोर्डियल एनर्जी को इकट्ठा कर सकते हैं। कि जहाँ पर 5 एलिमेंट्स कंप्लीट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जहाँ पर से एक छोटी स्मॉल जान मेन मिल सकती है। तो उसकी डिसाइपल जैन टैंग उसे कहती है मास्टर इस बात का क्या मतलब है कि हम लोग जहाँ पर से जान वेन्स को ढूंढ सकते हैं और जहाँ पर प्रीमोर्डियल एनर्जी को इकट्ठा कर सकते हैं, और जहाँ पर 5 एलिमेंट्स कंप्लीट नहीं है, इस बात का क्या मतलब है। मास्टर उसे बताने वाले होते हैं कि यहाँ पर इस जगह को मैंने ऐसा क्यों कहा है कि जहाँ पर हम लोग प्रीमोर्डियल एनर्जी को इकट्ठा कर सकते हैं। वहीं पर नीचे उन्हें कुछ दिखाई देता है, या और उसका मंकी वहाँ पर नीचे खड़े होते हैं। मास्टर से कहते हैं कि वहाँ पर पहले से कोई है जो कि जान स्टोन्स को ढूंढ रहा है। मंकी की नजर भी उन दोनों ईगल्स के ऊपर पड़ती है। वो जाओशुई को बताता है कि कोई हमारी तरफ आ रहा है। जाओ कहता है ये तो बहुत ही बुरा है, 2 बड़े बड़े ईगल्स हमारी तरफ आ रहे हैं। वो दोनों ईगल बड़ी स्पीड से उड़ते हुए उनके पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे वो वहाँ पर लैंडिंग करते हैं तो हमारा जाओ जल्दी से जंप करते हुए साइड पर हटता है, उनके अटैक्स को अवॉइड करता है, जबकि उसका मंकी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होने के बाद वो ईगल्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हमारा जाओ उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है 6 ईयर जल्दी से वापस आ जाओ, लेकिन उसका मंकी उसकी बात नहीं सुनता और वो बड़ी स्पीड से जंप करते हुए उस ईगल पर अटैक करता है, जबकि ईगल फिर से उसके ऊपर अटैक करता है। मंकी जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है। ग्रैंड मास्टर कहते हैं ये मंकी तो एक बहुत ही हाई ब्लड लाइन का मंकी है। जाओ अपने मंकी से कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पर इनका मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे लगता है ये टॉप लेवल के मास्टर्स हैं जो इन बड़े बड़े ईगल्स के ऊपर उड़ रहे हैं। ईगल्स को कंट्रोल कर पाना किसी आम इंसान के पास की बात नहीं है, इसलिए हम लोग इनके लेवल्स के नहीं है। हमारा शाह उन लोगों से माफी मांगते हुए कहता है प्लीज मेरे मंकी की तरफ से मैं तुम लोगों से माफी मांगता हूँ। मेरे मंकी ने तुम्हारे पर अटैक कर दिया क्योंकि तुमने हमारे पर पहले अटैक किया, इसी वजह से प्लीज हमें माफ कर देना। जैन टैंग उसके मंकी को देखकर कहती है ये मंकी तो बहुत ज्यादा क्यूट है, ये वाकई में तुम्हारा मंकी है, ये तो मेरे बड़े से ईगल से बिल्कुल भी नहीं डर रहा था, इसने वापस से उसके ऊपर अटैक किया। मंकी भी छुपकर उसी की तरफ देख रहा होता है। ग्रैंड मास्टर कहते हैं ये मंकी इन ईगल से क्यों डरेगा, क्योंकि उसके पास जो ब्लड लाइन की पावर है वो इनसे बहुत ज्यादा हायर है। फ्यूचर में ये मंकी एक डिमोनिक एम्पर बन जाएगा और उसके बाद ये इस तरह के ईगल्स को अपने पांव के नीचे रोन दिया करेगा। इसी वजह से इस मंकी को इन ईगल्स का बिल्कुल भी डर नहीं है। क्या उनसे कहता है ग्रैंड मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए। वो अपने मंकी को उठाता है, कहता है अब ठीक है अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, और वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है। जैसे वो लोग जा रहे होते हैं उसी वक्त वो लड़की उसे कहती है जरा रुको। क्या कहता है अब तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें क्या चाहिए। वो जंप करते हुए नीचे उतर आती है और अपने पास से पैसों की थैली निकालते हुए कहती है क्या तुम अपने मंकी को मुझे बेचोगे, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। जाओ और मंकी दोनों उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं। जैन टैंग उसे कहती है मैं तुम्हें 500 जान स्टोन्स दे सकती हूँ, साथ तुम्हें किंग लेवल की बुक खरीद सकते हो। मुझे लगता है कि इतनी कीमत काफी रहेगी।
रहेगी इस छोटे से मंकी के बदले में। हाँ उसे कहता है प्लीज मुझे माफ करना पर मैं अपने मंकी को किसी को भी नहीं बेच सकता, ये मंकी बेचने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, चाहे तुम यहाँ पर 1000 या फिर 1,00,000 की भी बेट कर लो, प्लीज दोबारा मुझसे मत पूछना। और बड़ी स्पीड से वहाँ से भाग जाता है और कहता है चलो ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, फिर किसी दिन मिलेंगे। तो जैन टैंग काफी गुस्से में होती है और अपने मास्टर से कहती है मास्टर क्या आपने देखा वो लड़का यहाँ से भाग गया, मैंने उसे पैसे भी दिए लेकिन फिर भी वो अपने मंकी को मुझे बेच नहीं रहा। ग्रैंड मास्टर उसे कहते हैं तुम्हें यहाँ पर हर एक चीज के ऊपर जिद करने की जरूरत नहीं है, तुम हर एक चीज को पैसों से नहीं खरीद सकती। क्या तुम्हें पता है कि वो मंकी एक हाई ब्लड लाइन का मंकी और फ्यूचर में बहुत ही पावरफुल डिमोनिक एम्पर बन सकता है। हमारे घर में भी इस तरह की हाई ब्लड लाइन के डिमोनिक एम्पर बहुत ज्यादा कम है। मुझे लगता है कि वो मंकी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और वो खुद से उसको अपना मास्टर मानकर उसको फॉलो कर रहा है। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसको खरीद भी लोगी तभी वो तुम्हें अपना मास्टर मानेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जैन टैंग अपने मास्टर से कहती है लेकिन मास्टर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि उसने मेरी ऑफर को ठुकरा दिया, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अगली बार जब वो मुझे मिलेगा तो हम लोग उसे सबक सिखाएंगे। मास्टर से कहते हैं अच्छा ठीक है, मेरी प्यारी डिसाइपल को पहली बार किसी लड़के ने इग्नोर किया है, अगली बार जब वो हमें दिखाई देगा हम लोग उसे एक अच्छा सबक सिखाएंगे। माना शाओ जी वहाँ से भागता हुआ वापस आ जाता है। जब वो वापस आता है तो उसके दोनों भाई सो रहे होते हैं। वो उनसे कहता है चलो जल्दी से उठ जाओ। वो लोग उसे कहते हैं क्या हुआ, क्या कुछ हुआ है? शाओ उन लोगों से कहता है मैंने इस माउंटेन को चेक किया और मुझे लगता है कि जहाँ पर आसपास एक जॉन वेन हो सकती है जहाँ पर हमें काफी सारे जॉन स्टोन्स मिल सकते हैं, लेकिन हमें और ज्यादा चेक करना होगा। क्लाउड से कहता है हम लोग वहाँ से काफी सारे जॉन स्टोन्स को निकाल पाएंगे। उन जॉन स्टोन्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद जॉन किंग लेवल तक पहुंच सकते हैं। शाओ भी सोच रहा होता है अगर मुझे यहाँ पर क्रिस्टल्स मिल जाते हैं और मैं अपने आप को लेवल अप कर लेता हूँ तो उसके बाद वो लड़की मेरे सामने कितनी ज्यादा शर्मिंदा हो जाएगी कि वो मुझसे मेरा सिक्सर छीनना चाहती थी। ये तीनों भी यहीं पर खड़ी होते हैं कि उसी वक्त उन्हें साइड के ऊपर से लूपर की आवाज आती है। तो लूपर यहाँ पर पहुंच जाता है जो कि रेबल्स का लीडर होता है और एक इंडियन जॉन किंग है। वो उनसे कहता है मैं तुम तीनों को ही ढूंढ रहा था, मेरी फोर्सेस ने मुझे बताया कि तुमने मुझे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। मुझे लगता है कि ये तुम ही लोगों का प्लान था, तुम ही लोगों ने प्लान बनाकर मुझे वहाँ से बाहर भेजा होगा। मेरे कैंप के ऊपर तुम लोगों ने अटैक किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर ये सब कुछ करने की? लेकिन अब जबकि तुम लोगों ने यहाँ पर जॉन वेन्स को ढूंढ लिया है, अगर तुम लोग मुझे बता देते हो कि यहाँ पर वो जॉन वेन्स कहाँ पर है तो फिर मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। तुम तीनों यहाँ से चले जाना। तुम्हारा शाओ भी सोच रहा होता है हमारे लिए यहाँ से भागकर जाना इम्पॉसिबल है, अगर हम लोग यहाँ से भागकर भी जाएंगे तब भी ये हमें पकड़ लेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर तो फाइट करनी है या फिर मरना है क्योंकि जॉन स्टोन्स लेने के बाद भी हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। शाओ अपनी पावर्स को रिलीज करता और कहता है ब्रदर्स चलो जल्दी से मुझे फॉलो करो, मैं इसके ऊपर अटैक करूंगा तभी तुम लोग यहाँ से भाग जाना। शाओ और उसका मंकी दोनों इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं जबकि उसके दोनों ब्रदर भी उसके पीछे पीछे होते हैं। ये तीनों आगे की तरफ बढ़ते हैं। उसी वक्त लूबर अपने बड़े से वेपन को हाथ घुमाता है जिसकी वजह जबरदस्त एनर्जी निकलती है। वो उनसे कहता है तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग यहाँ पर मेरे सामने टिक सकते हो? वो अपने वेपन को घुमाकर उनके ऊपर स्ट्राइक लगाता है तो जबरदस्त एनर्जी निकलती है। शाओ तो ऊपर की तरफ जंप कर जाता है जबकि उसके दोनों ब्रदर एनर्जी के साथ हिट होते हैं और पीछे की तरफ गिर जाते हैं। माना शाओ ऊपर की तरफ जंप करने के बाद अपने बाले के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे उसका बाला लूबर के वेपन के साथ टकराता है उसी वक्त वो पीछे की तरफ गिर जाता है और उसके मुंह से ब्लड भी निकलना शुरू हो जाता है। शाओ पीछे की तरफ गिरकर काफी जख्मी होता है, कहता है मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है, इसकी स्ट्रेंथ तो मुझसे ज्यादा है, मैं इससे ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर सकूंगा। ऊपर आगे बढ़ता है और अपने पाँव को उठाकर हमारे शाओ के सामने खड़ा हो जाता है। उसे कहता है अगर तुम मुझे अभी बता देते हो कि जॉन वेन्स कहाँ पर है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो उसी वक्त मंकी पीछे से निकलता है, ऊपर की तरफ जंप करता है, अपने मुंह से फायर को उसकी तरफ थ्रो करता है। वो फायर के साथ उसके ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से लूबर की बॉडी के ऊपर फायर लग जाती है और वो चिल्लाना शुरू कर देता है। शाओ कहता है कहीं मंकी ने उसको जलाकर मार तो नहीं दिया, लेकिन इसी के साथ ही लूबर अपने वेपन को घुमाते हुए अपनी बॉडी के ऊपर से सारी फायर को डेसिपेट कर देता है और उससे कहता है हमारे पास एक और मंकी है जो कि अपने मुंह से आग थूक सकता है, पता है कि तुम्हारे पास अभी भी काफी सारी ट्रिक्स बाकी हैं। तो इस बार लूबर मंकी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है मंकी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अपनी फायर के साथ अटैक करने की, अब तुम मेरे हाथ से तो बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। वो अपने वेपन को घुमाते हुए मंकी के ऊपर अटैक करता है। उसी वक्त जैन टैंग वहाँ पर आ जाती है, अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मंकी के ऊपर अटैक करने की। फिर साथ ही वो मंकी से कहती है मंकी चलो जल्दी से यहाँ से भागो। तो लूबर उसे देखते ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है मैंने तो सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर इतनी खूबसूरत लड़की भी हो सकती है, मेरी किस्मत तो बहुत ज्यादा अच्छी है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ इन 3 बेवकूफों को मारने वाला था लेकिन अब तुम भी यहाँ पर आ गई हो। तब कहीं जैन टैंग उसे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तरफ देखकर इस तरह की बात करने की, मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। जाओ भी देखकर काफी हैरान होता है कि ये लड़की ये तो इनेट जॉन किंग लेवल पर है। फी चेंग भी उठकर आ जाता है और जाओ से कहता है वो सब हम लोग आगे क्या करेंगे, क्यों ना हम लोग यहाँ से भाग चलती है, ये दोनों इनेट जॉन किंग है, ये दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे तब तक हमारे पास काफी अच्छा मौका है यहाँ से निकल जाने का। क्या कहता है नहीं रुको, यहाँ पर रुककर पहले इन दोनों की फाइट को एनालाइज करते हैं। ऊपर अपने वेपन को घुमाते हुए जैन टैंग के ऊपर अटैक करता है जबकि
जैन टैंग जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाती है। लूबर उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर लूबर के बिजनेस में अपनी टांग अड़ाने की, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर आकर मेरे सामने इस तरह खड़ी हो जाओगी और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो जैन टैंग भी पीछे की तरफ जंप करते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करती है और उसके ऊपर एनर्जी अटैक करते हुए कहती है तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बातें कर सकते हो, कब से तुम बातें कर रही हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। पर उसके अटैक को बड़ी आसानी से अवॉइड कर लेता है और कहता है देखते हैं कि तुम मेरे अटैक को अवॉइड कैसे करती हो, और वो भागता हुआ अपने वेपन को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। जबकि हमारी प्रिंसेस जो होती है वो जल्दी से नीचे की तरफ झुक जाती है, वहां से उड़ती हुई उसके पीछे वाली साइड पर चली जाती है और अपनी तलवार को उसकी कमर के अंदर दंसा देती है, जिससे लूबर भी एक जबरदस्त चीख मारता है। उसे कहती है अब तुम्हें क्या लगा, क्या तुम्हें और ज्यादा चाहिए, चलो देखते हैं कि तुम कब तक टिक पाते हो। जैन टैंग अपनी तलवार को लूबर की साइड के ऊपर उसकी कमर के अंदर दंसा देती है, लेकिन लूबर उसकी तलवार को अपने हाथ में पकड़ता है और उसको बाहर निकालते हुए उसे कहता है तुम्हें क्या लगा था कि तुम इस छोटे से अटैक के साथ मुझे मार सकती हो, ये तो बहुत ज्यादा कम है, तुम अपने डैडी का मुकाबला नहीं कर सकती। और वो अपने बड़े से वेपन को उठाता है और जैन टैंग को मारने लगता है, क्योंकि उसने उसकी तलवार को हाथ में पकड़ा हुआ है, इसी वजह से वहाँ पर लॉक होती है। जाओ भी चलाकर उसे कहता है जरा बचना, ये तुम्हारे पर अटैक करने वाला है। वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, उसी वक्त ग्रैंड मास्टर वहाँ पर आ जाते हैं। ग्रैंड मास्टर से कहते हैं क्या तुम यहाँ पर मेरी सबसे प्यारी डिसाइपल को मारना चाहते हो। लूपर भी पीछे की तरफ घूमता और कहता है ये तो एक ग्रैंड मास्टर है। फिर साथ ही वो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए आज यहाँ पर किसी न किसी को तो मरना पड़ेगा, मुझे ग्रैंड मास्टर से डरने की जरूरत नहीं है। ऐसी वो डिसाइपल को मारने लगता है। उसी वक्त ग्रैंड मास्टर नीचे उतरते हैं और उसकी गर्दन के पास आकर अपने दोनों हाथों को यूज करते हुए उसकी गर्दन को मोड़ देते हैं। सिर्फ एक ही अटैक में उन्होंने लूबर को मार दिया, जो कि एक इनेट जान किंग है। जैन टैंग अपने मास्टर से कहती है मास्टर मुझे तो लगा था कि आप यहाँ पर नहीं आएंगे, लेकिन आप मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आ गए। मास्टरों से कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा मास्टर किस किस्म का इंसान है, क्या मैं अपनी डिसाइपल को यहाँ पर मरने के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। शाओ और उसके दोनों दोस्त ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। फी चैंग कहता है ब्रो क्या तुमने देखा, ग्रैंड मास्टर ने सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्राइक के साथ उस लूबर की गर्दन तोड़ दी, जो कि एक नेट जान किंग था। ये तो बहुत ज्यादा स्केरी है, पता नहीं ये ग्रैंड मास्टर कौन से लेवल पर है। वो दोनों भी उसे कहते हैं हाँ वो तो ज्यादा पावरफुल था। ग्रैंड मास्टर जैन से कहते हैं जैन क्या तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पर हारी क्यों हो। तो जैन अपने मास्टर से कहती है हाँ मास्टर मुझे पता है, क्योंकि उसकी मूव्स बहुत ज्यादा बेहतर थे और उसकी कॉम्बैट एक्सपीरियंस भी मुझसे ज्यादा था, और ऊपर से उसकी स्ट्रेंथ भी मुझसे ज्यादा थी। क्या आपने देखा नहीं वो कितना ज्यादा हटा करता था। मास्टर से कहते हैं नहीं तुम यहाँ पर इस वजह से नहीं हारी, तुम्हें पता है कि जब फाइट की जाती है तो जब दो लोग फाइट कर रहे होते हैं तो सिर्फ वही जीतता है जो कि बहुत ज्यादा ब्रेव होता है। गाँव से कहता है हाँ मास्टर आपने बिल्कुल ठीक कहा। यहाँ पर लूबर की बॉडी के अंदर इसने अपनी तलवार को दंसा दिया था जब उसे पता था कि उसके वाइटल पॉइंट्स हिट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उसने अटैक करने की कोशिश की। जब उसे पता था कि ग्रैंड मास्टर यहाँ पर आ चुके हैं फिर भी उसने अटैक करने की कोशिश की। इसी वजह से जैन यहाँ पर हारी है, क्योंकि आपके अंदर अगर फाइट करने का जज्बा होगा, अगर आपको किसी भी चीज का डर नहीं होता तभी आप जीत सकते हैं। तो ग्रैंड मास्टर जाओ की बात सुनने के बाद उसकी तरफ देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और कहते हैं ये लड़का मुझे काफी ज्यादा स्पेशल लगता है, इसकी परसेप्शन की पावर काफी ज्यादा अच्छी है, कल्टीवेशन लेवल टॉप वॉरियर का है, लेकिन इसके पास स्ट्रेंथ जो है वो जनरल लेवल की है। शाओ उन लोगों से कहता है तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोगों ने मेरी जान बचाई और मेरे दोनों भाइयों की, इसी वजह से दोनों भाइयों की तरफ से मैं यहाँ पर तुम लोगों को थैंक यू बोलता हूँ। तो जैन उसे कहती है तुम्हें किसने कह दिया कि हमने ये तुम्हारे लिए किया है, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ ये अपने मंकी के लिए किया है। अपने पास से डीमन कोड निकालती है और मंकी से कहती है लिटिल मंकी क्या तुम्हें ये डीमन कोड चाहिए, अगर तुम्हें ये डीमन कोड चाहिए तो मुझे फॉलो करना होगा, मैं तुम्हें हमेशा इस तरह की डीमन कोड्स दूंगी जो तुम हमेशा खा सकते हो। जाओ उस डीमन कोड को देखने के बाद लाट टपकाता हुआ जल्दी से जंप करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ता है कि जैन उठकर खड़ी हो जाती है और अपनी डीमन कोड को भी ऊपर कर लेती है और उसे कहती है नहीं ऐसे नहीं, पहले तुम्हें यहाँ पर इस बात को एग्री करना होगा कि तुम मुझे फॉलो करोगे, अगर तुम इस लड़के को छोड़कर मेरे पास आ जाते हो तो तभी मैं तुम्हें ये डीमन कोड दूंगी। एक तरफ हमारा शाह होता है, दूसरी तरफ वो जैन खड़ी होती है, तो मंकी उन दोनों की तरफ देख रहा होता है। शाह कहता है मेरा मंकी ये किसी के लिए भी मुझे छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जा सकता, ये मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, ये मेरे अलावा किसी का भी नहीं हो सकता है, तुम्हारे इस डीमन कोड के लिए तो तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं जाएगा। जैसे ही जाओ सामने की तरफ देखता है तो मंकी जाकर जैन के कंधे के ऊपर बैठा होता है। मुझे देखने के बाद कहता है ये क्या तुम बेवकूफ बंदर कहेंगे, तुमने फिर से मुझे यहाँ पर धोखा दे दिया, तुम सिर्फ एक डीमन कोर के लिए अपने भाई को छोड़कर चले गए हो। जैन उसके मंकी के साथ वहाँ पर लाड करते हुए उसे कहती है एक परिंदे को पता होता है कि उसे कौन सा ट्री चूज करना है जिसके ऊपर वो अपना घोंसला बना सके और जिसके ऊपर अच्छे फल भी हों। इतना तुम्हारे मंकी ने यहाँ पर अपने मास्टर को चूज कर लिया, इसे पता है कि इसे किसके पास ज्यादा फायदा मिलने वाला है, मैं इसे रोजाना डीमन कोर दे सकती हूँ, जिससे इसकी कल्टीवेशन बहुत तेजी के साथ बढ़ेगी। जबकि हमारे जाओ का जो घोड़ा होता है यानी कि ब्लैकी, वो भी वहाँ पर नीक नीक करना शुरू कर देता है। जाओ कहता है जरा देखो मेरा घोड़ा कितना ज्यादा अच्छा है, वो भी पता है कि सिक्सर ने बहुत ही गलत किया है, ये मुझे छोड़कर चला गया लेकिन ब्लैकी मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। तो जैन उसके ब्लैकी की तरफ देखती है और उसे कहती है तुम्हारा जो छोटा घोड़ा मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, तुम्हारा जो ब्लैक हॉर्स मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी दे दो। उसके घोड़े से कहती है घोड़े क्या तुम मुझे फॉलो
करोगे। उसे कहता है नहीं नहीं, तुमने मुझसे मेरा बंदर छीन लिया, लेकिन मैं अपना घोड़ा तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो जैन अपने पास से कुछ डीमन कॉर्ड्स निकालती है और उसके साथ कुछ जान स्टोन्स भी निकाल दिया और मंकी से कहती है लिटिल मंकी चलो जल्दी से ये अपने पास रखो, इनको खा लो, ये तुम्हारे लिए है। मैं रोजाना तुम्हें इस तरह के बहुत सारे डीमन कॉर्ड्स और क्रिस्टल्स दिया करूंगी। जाओ कहता है चलो फिर ठीक है। मंकी मुझे लगता है कि तुमने अपना नया मास्टर ढूंढ लिया है जो कि तुम्हारी बहुत ज्यादा केयर करेगा। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं अपने भाइयों के साथ यहाँ से जाने वाला हूँ। मंकी ये बात सुनने के बाद जैन के पास से सारे क्रिस्टल्स ले लेता है और जल्दी से जंप करते हुए हमारे जाओ की तरफ चला जाता है और जाकर उसके बाजू के ऊपर बैठ जाता है और कहता है मंकी जी तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो। तो मंकी वापस जाने के बाद जाओ से कहता है बॉस मैं तो यहाँ पर उस लड़की को ट्रिक करने की कोशिश कर रहा था, मैं तो ये देखना चाहता था कि उसके पास क्या कुछ है और देखो मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ लूट कर लाया हूँ। जाओ से कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकते, मैं भी यहाँ पर एक्टिंग कर रहा था। ग्रैंड मास्टर अपनी जैन से कहती है जैन तुम्हें यहाँ पर किसी ऐसे के पास से वो चीज नहीं लेनी चाहिए जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें गिव अप करना चाहिए। तो जैन ने चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है नहीं मास्टर मुझे वो मंकी चाहिए, मैं वो मंकी को नहीं छोड़ सकती। ग्रैंड मास्टर से कहती है मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि वो मंकी अपनी किसी वजह से उस लड़के को फॉलो कर रहा है। एक डिमोनिक बीस्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे को अपना मास्टर मानता है और उसने जाओ को अपना मास्टर मान लिया। इसी वजह से अगर तुम उसको हासिल भी कर लेती हो, चाहे तुम जबरदस्ती उसको हासिल कर लो, तो अभी वो कभी भी तुम्हें अपना मास्टर नहीं मानेगा। तो जैन मास्टर की बात सुनने के बाद कहती है वो मंकी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे वो मंकी नहीं चाहिए। हम लोगों से कहता है ठीक है आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए, अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो ग्रैंड मास्टर से कहते हैं रुको जरा मेरी बात सुनो, जो तुम्हारे साथ कुछ बातें डिस्कस करनी है। जाओ कहता है आपको मेरे साथ कौन सी बात डिस्कस करनी है। ग्रैंड मास्टर जाओ से कहते हैं क्या तुमने स्टोन माउंटेन के बारे में कुछ अजीब सा महसूस नहीं किया? मुझे लगता है कि तुमने कुछ अजीब महसूस किया होगा। जाओ उनसे कहता है ग्रैंड मास्टर मुझे नहीं समझ आ रही कि आप यहाँ पर मुझे किस बारे में जानना चाहते हैं, इस स्टोन माउंटेन के बारे में कि यहाँ पर क्या अजीब है। तो ग्रैंड मास्टर से कहते हैं तुम क्या यहाँ पर मेरे सामने बेवकूफ बनने का नाटक कर रहे हो? मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हो, कि वो बंदा जो तुम्हारे पर अटैक कर रहा था वो भी तुमसे यही कह रहा था, वो तुम्हें धमका रहा था कि वो तुम्हारी जान बख्श देगा अगर तुम उसे बता देते हो कि जॉन वेन्स कहाँ पर है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर जॉन आर्ट के बारे में पता है कि कैसे जॉन आर्ट जॉन स्टोन्स को ढूंढा जा सकता है। जाओ आगे हंसना शुरू कर देता है, कहता हाँ मास्टर मुझे थोड़ा बहुत पता है। तो जैन अपने ग्रैंड मास्टर से कहती है मास्टर ऐसा कैसे हो सकता है, इस छोटे से लड़के को जॉन सीकिंग स्किल्स के बारे में कैसे पता हो सकता है? हमारे सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ एक आप हैं जिनको जॉन सीकिंग स्किल्स के बारे में पता है। ग्रैंड मास्टर से कहता है जैन तुम थोड़ी देर के लिए चुप रहो, मुझे इस लड़के से बात करने दो। तो जाओ ग्रैंड मास्टर से कहता है मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ पर आपके सामने बात करूंगा तो ये कुछ ज्यादा हो जाएगा। ये बात वाकई में सच है कि मुझे यहाँ पर थोड़ा कुछ इस बारे में पता है। मैंने इस माउंटेन के टैरेन को एनालाइज किया और मुझे लगता है कि यहाँ पर सनस्टोन्स हो सकते हैं। मास्टर से कहते हैं तो फिर मुझे बताओ कि तुमने यहाँ पर क्या देखा है। हमारा जाओ उनको सारी बात बता देता है कि उसने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया। ये बात सुनने के बाद जैन कहती है मास्टर आपने भी तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही कहा था जब हम लोग रास्ते में यहाँ पर आ रहे थे। ग्रैंड मास्टर से कहती है तो तुम्हें यहाँ पर उस हेक्सागोन डायग्राम के बारे में पता है और तुम्हें पता है कि कैसे यहाँ पर जॉन स्टोन्स को ढूंढना है। क्या तुम लोग चिंगहान डायनेस्टी से हो? तुम तीनों ही बच्चे बहुत बड़े जीनियस लगते हो, तुम्हारी ओरिजिनलिटी क्या है? आदि ग्रैंड मास्टर सोच रहे होते हैं अगर इन तीनों बच्चों को यहाँ पर एक अच्छा मास्टर मिल जाए तो ये तीनों ही बच्चे बहुत ही जल्दी इनेट जानवरों में पहुंच जाएंगे। उन लोगों से कहता है नहीं हम लोग तो रॉयल अकेडमी के डिसाइपल्स हैं, हम लोग यहाँ पर चिंगहान डायनेस्टी में रेबल से फाइट करने के लिए अपने स्कूल की तरफ से एक मिशन के ऊपर भेजे गए हैं। मेरा नाम जाओ शुई है, हम लोग यहाँ पर जाओ शैंग डायनेस्टी से आए हैं। ये दोनों ही मेरे दोस्त हैं, एक का नाम क्लाउड वन है और एक का नाम फी चैंग है। ग्रैंड मास्टर उनका इंट्रोडक्शन लेने के बाद उनसे कहते हैं अब जबकि तुम लोगों को भी बताया कि यहाँ पर एक जॉन वेन है, क्यों ना हम तीनों मिलकर उसको यहाँ पर ढूंढे और उसके बाद तो उसे आधा आधा बांट देंगे। जैन की बात सुनने के बाद कहती है मास्टर आपको क्या हो गया है, हम लोग अपने जॉन स्टोन्स को इनके साथ क्यों बांटेंगे? ग्रैंड मास्टर जैन से कहते हैं जैन अगर तुम इसी तरह बिहेवियर करती रही तो अगली बार मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं आऊंगा, अगली बार तुम्हें घर भी छोड़कर आऊंगा। जैन उनसे कहती है ठीक है मास्टर मैं यहाँ पर दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। साथ ही मास्टर से कहते हैं अच्छा ठीक है अब रोने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारे पर गुस्सा नहीं होना चाहता, लेकिन तुम्हें अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना चाहिए। फिर ये सभी लोग उनके बड़े ईगल्स के ऊपर बैठ जाते हैं और ईगल उड़ना स्टार्ट करता है। ये लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जाओ मास्टर के साथ होता है। ग्रैंड मास्टर हमारे जाओ से कहते हैं जाओ अगर तुमने यहाँ पर जॉन वेन्स की लोकेशन को ढूंढ लिया हम लोग जॉन वेन्स को आपस में आधा आधा बांटेंगे, लेकिन अगर तुमने उसको नहीं ढूंढा तो फिर वो सारे का सारा मेरा हो जाएगा। जाओ उनसे कहता है ठीक है ग्रैंड मास्टर हमारी डील हुई। फी चैंग और क्लाउड दोनों नीचे खड़े ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं। फी चैंग कहता है एक दिन मैं भी एक इनेट जॉन किंग बनने वाला हूँ, उसके बाद देखना मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। और उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि इनेट जॉन किंग बनना बेहतर है? मुझे तो लगता है कि मैं इससे अगले लेवल पर जाना चाहिए। क्या तुमने देखा नहीं वो ग्रैंड मास्टर कितना पावरफुल था? लगता है कि वो एक इनेट जॉन किंग से बहुत ज्यादा पावरफुल है। हमें बहुत ज्यादा मेहनत करना होगी ताकि हम लोग ग्रैंड मास्टर की तरह पावरफुल हो सके। थोड़ी देर के बाद ग्रैंड मास्टर हमारे जाओ से कहते हैं क्या तुम वाकई में इस बारे में श्योर हो? क्या तुम्हें लगता है कि वहाँ पर नीचे जॉन वेन हो सकती है? जाओ कहता हाँ वहाँ पर जॉन वेन हो सकती है। मास्टर से कहते हैं लेकिन क्यों? हमारा जाओ ने सारी बात समझाता है कि वहाँ पर क्यों जॉन वेन हो सकती है। ये लोग वहीं पर नीचे लैंडिंग करते हैं तो बाकी के सभी लोग भी वहीं पर आ जाते हैं। तो वहाँ पर सिर्फ बैरन लैंड होती है। वो लोग कहते हैं यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ बैरन लैंड है, सामने तो कुछ
कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पर कोई पत्थर भी दिखाई नहीं दे रहा। ग्रैंड मास्टर जाओ से कहते हैं, तो लड़के मुझे ये बताओ कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। जाओ कहता है, मैं इस बारे में बाकी श्योर हूँ कि मुझे लगता है कि यहाँ ग्राउंड के नीचे कन्वेंस हो सकती है, हमें यहाँ पर खुदाई करना होगी और उसके बाद हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन को जान पाएंगे। ग्रैंड मास्टर से कहते हैं, ये वाकई में एक बहुत ज्यादा डम्बेस्ट वे है, तुम्हें क्या लगता है कि सारा दिन हम लोग यहाँ पर खुदाई करते रहेंगे? तो उनसे कहता है ग्रैंड मास्टर, क्या आपके पास कोई और भी तरीका है? तो ग्रैंड मास्टर से कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, मेरे पास एक और तरीका है। तो ठीक है, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कहाँ पर खुदाई करनी है। वो जाते हैं और एक पेड़ के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, चलो यहाँ पर खुदाई करना स्टार्ट करो। ये लोग जब वहाँ पर उस पेड़ के पास खुदाई करना स्टार्ट करते हैं, देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि वहाँ पर वाकई में नीचे एक बड़ा सा पत्थर होता है। ग्रैंड मास्टर कहते हैं, चलो ठीक है, बाकी का सब काम मुझे करने दो। वो अंदर जाते हैं और अपनी तलवार को घुमाते हुए बड़े से पत्थर के ऊपर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से उस पत्थर के अंदर से एक बड़ा सा जान स्टोन निकल आता है। ये सभी लोग उस जान स्टोन को देखकर बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं और बहुत ही हैरान भी होते हैं। ग्रैंड मास्टर कहते हैं, हालांकि यहाँ पर काफी बड़ा स्टोन है, लेकिन ये बहुत ज्यादा छोटा है, मैं इसको पीसेस में कर देता हूँ ताकि हम सभी को अपना अपना हिस्सा मिल सके। ग्रैंड मास्टर कहते हैं, वैसे मैंने सोचा नहीं था कि इस आउटर वर्ल्ड में भी यहाँ पर जान स्टोन्स मिल सकते हैं, हालांकि यहाँ पर 5 एलिमेंट्स कंप्लीट भी नहीं है। वो जाओ से कहते हैं, तो ठीक है, तुम लोग अपना आधा हिस्सा ले लो और यहाँ पर हमारी जर्नी एंड होती है, तुम्हें यहाँ पर गुड बाय बोलते हैं। पीछे आगे बढ़ता है और पत्थरों को उठा लेता है और कहता है, मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि हमारा जाओ सोच रहा होता है, एपिसोड के एंड पे ग्रैंड मास्टर ने ये कहा था, एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी हमें इस तरह के जान स्टोन्स मिल सकते हैं, यहाँ पर 5 एलिमेंट्स कंप्लीट नहीं है। जाओ सोच रहा होता है, इस बात का क्या मतलब है, कहीं ये सेक्रेट लैंड से तो नहीं है। ग्रैंड मास्टर जाओ से कहते हैं, मेरी डिसाइपल को और मुझे यहाँ पर कुछ और काम है, इसी वजह से हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं, तो तुम लोग यहाँ से अपने रास्ते चलो, हम लोग अपने रास्ते जाएंगे। तो हमारा जाओ उनसे कहता है, मास्टर मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो मास्टर से कहते हैं, हाँ पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? जाओ कहता है, और मुझे ये बताएं, कहीं आप लोग सेक्रेट राम से तो नहीं आए? तो ग्रैंड मास्टर से कहते हैं, तुमने बिल्कुल ठीक गेस किया है, हाँ हम लोग सेक्रेट लैंड से यहाँ पर आए हैं। इसी के साथ ही ग्रैंड मास्टर अपने पास से एक टोकन निकालते हैं और उसे देते हुए कहते हैं, चलो तुम इस टोकन को अपने पास रखो, ये टोकन तुम्हारे लिए। जब तुम एक जान सीकर बन जाओगे, तुम एक इननेट जान किंग लेवल तक पहुंच जाओ, तो उसके बाद सेक्रेट लैंड में चले आना और वहाँ पर आकर मुझे ढूंढना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। साथ ही वो उसे अपना नाम भी बताते हैं, वो उसे कहते हैं, मेरा नाम लिन पेंग टैंग है और ये मेरी डिसाइपल है, इसका नाम जैन टैंग है। जब अपने पास उस बैच की तरफ देखता है तो उसके ऊपर लिखा होता है टैंग मैथ्यूस हॉल, यानी कि वो सेक्रेट लैंड में एक मैथ्यूस हॉल है जिसके वो एल्डर हैं। हमारा जाओ क्लाउड वन से कहता है, क्लाउड वन मुझे पता है कि तुम एक प्रेस्टिजियस फैमिली से आए हो, तुम्हें बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ पता होगा, क्या तुमने कभी इस टैबलेट के बारे में सुना है या फिर मैथ्यूस हॉल के बारे में सुना है? क्लाउड वन से कहता है, ब्रो मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन बस मुझे इतना पता है कि एम्परर भी इस ऑर्डर को देखने के बाद अपना सर झुकाते हैं, यानी कि तुम्हारे हाथ में एक बहुत ही अमेजिंग चीज आ गई है, इस बैच को देखने के बाद एम्परर भी तुम्हारी बात को मानेंगे। और ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। क्लाउड वन से कहता है, मेरे ग्रैंडपा ने एक बार मुझे बताया था कि मैथ्यूस हॉल वाले बहुत सारी डायनेस्टीज की रक्षा करते हैं, ऐसा समझ लो जैसे कि वो हमारे गार्डियंस हैं। तो फी चेंग उसे कहता है, तो बॉस इसका मतलब ये है कि तुम्हारे हाथ में एक नई पावर आ गई है, इसकी मदद से तुम्हारी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि तुम्हारा स्टेटस बढ़ेगा। जाओ से कहता है, फी चेंग लगता है कि तुम्हें जो पसंद आया, क्यों ना तुम इसको रख लो। फी चेंग कहता है, नहीं नहीं बॉस, मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसके काबिल नहीं हूँ। जाओ कहता है, जबकि इननेट जान किंग मर चुका है और हमें इस माउंटेन के ऊपर कोई भी खतरा नहीं है, तो हमें क्रिस्टल्स भी मिल चुके हैं, तो क्यों ना बैठकर यहीं पर कल्टीवेट किया जाए। और वो लोग यहीं पर बैठकर कल्टीवेट करते हैं और उसके बाद ये लोग वापस डायनेस्टी के सिटी में आ जाते हैं। जब ये लोग चैंक्सी सिटी में वापस आते हैं, तो बातें करते हुए जा रहे होते हैं। क्लाउड कहता है, बॉस तुमने कहा था कि कल्टीवेट करेंगे, लेकिन पूरे 10 दिन तक तुमने हमें केव के अंदर बंद करके रखा है, वहाँ पर बैठ कर हमारे तो बाजू और पूरा बदन दर्द कर रहा है। हालांकि हमने कल्टीवेट भी किया है, लेकिन यहाँ पर 10 दिन तक बैठे रहना बहुत ज्यादा मुश्किल था। उसे कहता, हाँ लेकिन मैं फेल हो गया, मैं टॉप रैंक के जनरल लेवल तक पहुंचने ही वाला था, लेकिन मैं एक टॉप लेवल का जनरल नहीं बन पाया। क्लाउड वन से कहता है, तो मेरा भी तो देखो जरा, मैं तो मीडियम लेवल का जनरल बन चुका हूँ आज के अपग्रेड के बाद, लेकिन तुम तो मुझसे काफी ज्यादा बेहतर हो। तो फी चेंग कहता है, मुझे लगता है कि हमारा बॉस हमसे ज्यादा बेहतर होगा, हो सकता है कि ये नेट जान किंग लेवल तक पहुंच गया हो। क्या उनकी बातें सुनने के बाद कहता है, ये किस तरह की बात कर रही हो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मैं अभी सिर्फ वारियर स्टेट पर हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ लो लेवल का जनरल बना हूँ, यानी कि लो लेवल के जनरल तक मेरी कल्टीवेशन पहुंची है। तो जाओ सोच रहा होता है, मैं इन लोगों को ये नहीं बता सकता कि मेरे पास डीमंस की पावर है, यानी कि मेरी बॉडी के अंदर डीमन ब्लड लाइन की पावर है, यहाँ पर नॉर्मल इंसानों की तरह लेवल अप नहीं कर सकता। हालांकि मैंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने के बाद लो लेवल के जनरल लेवल को हासिल किया है, लेकिन असल में मेरी पावर बहुत ज्यादा बड़ी है, एक इननेट जान किंग तक मेरी पावर बढ़ चुकी है। तो दोनों हैरान होकर उसे कहते हैं, बॉस अब ये मत करो, हमें पता है कि तुम हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, फिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुम सिर्फ लो लेवल के जनरल हो, यानी तुम्हारी कल्टीवेशन हमसे भी लो है। शाह उनसे कहता हूँ, बस भी करो, मैंने तुम्हें सच बताया है, मैं यहाँ पर तुमसे झूठ नहीं बोल रहा, चलो ठीक है आप आगे बढ़ते हैं। साथ ही उनसे कहता है, मैंने यहाँ पर एक नया स्किल भी हासिल किया है। उसे कहता है, बॉस बताओ कि तुमने कौन सा नया स्किल हासिल किया है। शाह कहता है, कभी यहाँ पर फाइट होगी तो मैं तुम्हें नया स्किल दिखाऊंगा, लेकिन ऐसे में नहीं दिखाऊंगा। तो फी चेंग उनसे कहता है, क्या हम लोग ऐसे ही वापस अपनी एकेडमी में जाने वाले हैं? उसे कहता है, इस बात का क्या मतलब है, हम लोग ऐसे वापस नहीं जा सकते। वो उसे कहता है, लेकिन हम लोग ऐसे वापस कैसे जा सकते हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि हमें चैंक्सी सिटी में जाकर उसको मारना चाहिए, क्योंकि उस प्रिंस को मार डालेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसने हमारे
हमारे खिलाफ यहाँ पर साजिश की थी, हमें मरवाने की कोशिश की। वानवी से कहता हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, हमें चैंगसी सिटी में जाकर उसको मार देना चाहिए कि उसने हमारे खिलाफ ये सारी साजिश की थी। तो जाओ सोच रहा होता है हमारा लिटिल ब्रदर यानी कि फी चैंग ये पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है इसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। मुझे इन्हें उस प्रिंस से दूर रखना होगा क्योंकि अगर इन्होंने उस प्रिंस को देख लिया तो ये इसे मार डालेंगे, फिर हमारे लिए मुश्किल और ज्यादा बढ़ जाएगी। जाओ उनसे कहता है बस भी करो, हम लोग जाकर उसको नहीं मार सकते। कि जब हम लोगों ने वहाँ पर प्लान तैयार किया था और उस नेट जॉन किंग लूपर को उनकी तरफ भेज दिया था, वो मैपल टाउन की तरफ गया था। वहाँ पर जाने के बाद वो जल्दी वहाँ से वापस आ गया। इसका मतलब यह है कि उसने उनको बहुत ही भारी नुकसान पहुंचाया होगा। प्रिंस हो सकता है कि पहले मार चुका हो, फिर उसकी फोर्सेस बहुत ज्यादा कम रह चुकी होंगी। हम लोग अगर वहाँ पर जाएंगे तो हमें वहाँ पर जाकर कुछ ज्यादा हासिल नहीं होगा। जब हम लोग स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे फिर हम लोग वहाँ पर जाकर बदला ले सकते हैं। क्लाउड वार्मी से कहता हाँ ब्रदर ने बिल्कुल ठीक कहा, हम लोग अभी उनके इलाके में हैं और उनके इलाके में हम लोग उनके खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। लोग अभी चलते हुए जा रहे होते हैं, वहीं पर एक दीवार के ऊपर एक पोस्टर दिखाई देता है जिसके इर्द गिर्द काफी सारे लोग खड़े होते हैं और वो उस पोस्टर को देख रहे होते हैं। चेंग अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है मैं उस प्रिंस चेंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, उसने हमारे साथ बहुत ही बुरा किया है। वॉन कहता है ब्रदर यहाँ पर आओ, हमारे वांटेड पोस्टर लगे हुए हैं। वो सभी लोग जाकर दीवार के ऊपर देखते हैं तो वहाँ पर इन तीनों की तस्वीरें लगी होती हैं, साथ इनके सर के ऊपर बाउंड्री भी होती है। चेंग जल्दी से आगे बढ़ता है, जाकर उस पोस्टर को फाड़ देता है और कहता है किस कमीने ने जो घटिया काम किया है, लगता है कि ये प्रिंस चेंग का ही काम है, उसी ने ये पोस्टर्स यहाँ पर लगवाए होंगे, तो वो मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बचेगा। बाकी की सारी जनता वहाँ से डर कर भाग जाती है। वो भी सोच रहा होता है मैं तो उसको यहाँ पर जिंदा छोड़कर जाने वाला था, लेकिन उसने तो हाथ ही पार कर दी, उसने हमारे खिलाफ बाउंड्री जारी कर दी। इसका मतलब सभी लोग हमारे दुश्मन बन जाएंगे। ये लोग अभी यहीं पर होते हैं कि उसी वक्त उन्हें साइड के ऊपर से आवाज आती है कहाँ पर है वो घोड़े, कहाँ पर है जो कि रेबल्स के साथ मिल गए थे। एक ऑफिसर जिसका नाम जेन नोंग जी होता है वो अपने घोड़े के ऊपर बैठा होता है और उसके साथ उसके काफी सारे सोल्जर्स होते हैं। ये लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और कहते हैं तो वाकई में वही तीन लोग जिनकी शक्लें इन पोस्टर के अंदर हैं। मुझे तुम्हारे बारे में रिपोर्ट्स मिली हैं, मुझे लगा ही था कि तुम लोग यहाँ पर इस सिटी में जरूर अपीयर होगे, तो तुम लोग वही भगोड़े हो जिन्होंने आर्मी को डिसबैंड किया और बहुत सारे लोगों को मारकर भाग गए। तो फी चेंग अपना भाला निकाल लेता है और कहता है मुझे अभी से उस प्रिंस के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और अपना गुस्सा उतारने के लिए मुझे किसी की जरूरत थी, शुक्र है कि तुम यहाँ पर आ गए, चलो जल्दी से आ जाओ। जेन नोंग जी अपने लोगों से कहता है चलो जल्दी से आगे बढ़ो और जाकर इनको मार डालो क्योंकि मरे हुए का भी उतना ही नाम है और जिंदा का भी उतना ही नाम है। वो सारे सोल्जर बड़ी स्पीड से भागते हुए उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें 2 लाख गोल्ड्स का इनाम मिलने वाला है। फी चेंग कहता है ब्रो मुझे यहाँ पर इन सभी से निमटने दो, ये सारे के सारे मेरा शिकार है। वो अपने भाले को घुमाते हुए वहाँ पर सिर्फ एक ही बार घुमाता है क्योंकि कल्टीवेशन की वजह से उसकी स्ट्रेंथ अब पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। सिर्फ एक ही बार में उसने बहुत सारे सोल्जर्स को वहाँ पर गिरा दिया है। देखकर तो जेन नोंग जी भी कहता है यहाँ पर हो क्या रहा है, ये कमीने तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फी चेंग भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है आज ना सिर्फ यहाँ पर फाइट बैक करूंगा बल्कि मैं तुम्हारा सर भी काटने वाला हूँ, मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। जल्दी से जंप करते हुए जेन नोंग जी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो भी अपने भाले को सामने की तरफ करते हुए उसके भाले के साथ अपने भाले को टकराता है, लेकिन हमारे फी चेंग की पावर ज्यादा होने की वजह से ऑफिसर अपने घोड़े के ऊपर से नीचे गिर जाता है। जब वो नीचे गिर जाता है वो उठकर भागना शुरू कर देता है और कहता है मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। लेकिन फी चेंग अपने भाले को उसके पीछे की तरफ फेंकता है। वो पीछे से बड़े जोर के साथ भाले को फेंकता है जो कि सीधा जाकर उस ऑफिसर को लगने लगता है, लेकिन उसी वक्त रास्ते में कोई उस भाले को पकड़ लेता है। तो एक टॉप जॉन जनरल होता है जिसका नाम आओजुन चू होता है। तो आओजुन उन लोगों से कहता है तुम सभी भगोड़े यहाँ पर कुछ ज्यादा ही एरोगेंस दिखा रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग हमारे ऑफिसर्स को यहाँ पर दिन दिहाड़े मार सकते हो। यहाँ पर आओजुन अपने साथ अपने पोते को भी लेकर आया होता है, वो भी एक मीडियम लेवल का जनरल होता है जिसका नाम जियोन चू होता है। जियोन चू अपने ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा ये लोग कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है, मुझे यहाँ पर इनसे फाइट करने दो। हमारे तीनों हीरोज से कहता है चलो मेरे साथ फाइट करो, तुम में से कौन मुझसे फाइट करेगा। चेंग कहता हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ जरूर फाइट करूंगा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ, तुम अपने जैसे 9 लोगों को ले आओ, मैं उनको भी हरा दूंगा। क्लाउड वान भागता हुआ उसके पास आता है और कहता है ब्रो फी क्यों ना मैं इसके साथ फाइट करूं, मुझे भी यहाँ पर अपने स्किल्स को आजमाना है और मुझे लगता है कि जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है ये मुझसे कमजोर होगा। चेंग उसे कहता है ब्रो ये क्या बात हुई, लगता है कि तुम मेरा मजा मुझसे छीनना चाहते हो, मुझे अभी भी यहाँ पर मजा आ रहा था, मुझे इससे फाइट करनी है, चलो ठीक है फिर तुम इससे फाइट कर सकते हो। तो क्लाउड वान उसे कहता है तुम मेरे छोटे भाई नहीं हो, तुम जाओ ना किसी और से जाकर फाइट कर लो, इस लड़की को मेरे लिए छोड़ दो, मैं पहले इससे फाइट करता हूँ, मैंने भी यहाँ पर नया लेवल अचीव किया है, तो ब्रेक थ्रू करने के बाद मुझे भी तो यहाँ पर किसी से फाइट करनी होगी ना। चेंग कहता है अच्छा ठीक है फाइट कर लो। तो जियोन चू भी हमारे क्लाउड के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो बड़ी स्पीड से भागता हुआ आगे की तरफ बढ़ आता है और उसे कहता है तुम लोगों की हिम्मत कैसे भी यहाँ पर आपस में डिसाइड करने के लिए तुम में से कौन मेरे पर अटैक करेगा। ऐसे वो हमारे क्लाउड के ऊपर अटैक करता है। क्लाउड उसके अटैक को अवॉइड करते हुए उसके पीछे वाली साइड पर चला जाता है और कहता है देखा मेरी स्पीड कितनी ज्यादा बढ़ गई है, मैं अभी ब्रेक थ्रू करने के बाद मीडियम लेवल का जनरल बना हूँ। पीछे वाली साइड पर आने के बाद वो उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे वो उड़ता हुआ पीछे एक ड्रम के साथ टकराता है और वहीं पर वो गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। उसके बाद क्लाउड आज उनसे कहता है तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारा भतीजा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अफसोस वो बहुत ज्यादा कमजोर है, पर मैं उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। फिर वो उसके दादाजी से कहता है क्यों ना तुम यहाँ पर आओ और आकर फाइट को ज्वाइन करो। तो ऑफिसर जेन नोंग जी जो कि उसके पीछे जाकर छुपा होता है वो आज उनसे कहता है मुझे लगता है कि आप जाकर इन लोगों से खुद हैंडल करना चाहिए क्योंकि आप इनसे मुकाबला
कर सकते हैं। ये लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हैं, काफी सारे सोल्जर्स इनके हाथों मारे जा चुके हैं। उनसे कहता है नहीं अभी वक्त नहीं हुआ। तो ज़ेनोन जी उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है और सोच रहा होता है क्या ये यहाँ पर जानबूझकर अपने पोते को मरवाना चाहता है, ये फिर से अपने पोते से कहेगा कि फाइट करो। अर्जुन भी चिल्लाकर उसे कहता है चलो जल्दी से उठकर खड़ी हो जाओ शियोन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह के एक लड़के से हार सकते हो, चलो जल्दी से उठकर इसके साथ फाइट करो, तुम कोई डरपोक नहीं हो। क्या उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है ये यहाँ पर अपने पोते को नुकसान क्यों पहुंचा रहा है, जबकि इसे पता है कि वो क्लाउड का मुकाबला नहीं कर सकता। तो शियोन जो भी फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और हमारे क्लाउड के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। वो उसके ऊपर अटैक करता है जबकि हमारा क्लाउड उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। पर हमारे जाओ को समझ आ जाती है, वो कहता है लगता है कि ये लोग यहाँ पर टाइम इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा टाइम जाया और इतनी देर में उनकी रीइंफोर्समेंट यहाँ पर पहुंच जाए। तो जाओ चिल्लाकर क्लाउड से कहता है क्लाउड जल्दी से अपनी फाइट को खत्म करो, ये लोग यहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट करवा रहे हैं, इनकी रीइंफोर्समेंट की फोर्स यहाँ पर आ रही है, हमें जल्दी से निकलना होगा। जाओ फीचेंग से कहता है फीचेंग चलो जल्दी आओ इसको खत्म करते हैं। अर्जुन भी स्पीड से आगे बढ़ता है और कहता है लगता है इनको पता चल गया मुझे भी फाइट में शामिल होना होगा। वो आगे बढ़ रहा होता है उसी वक्त हमारा क्लाउड वन अपनी तलवार निकालता है और उसके पोते की बॉडी के ऊपर स्लैश लगाते हुए उसको मार देता है। क्लाउड वन उसके पोते को मार देता है जिसकी वजह से अर्जुन भी बड़ी स्पीड से उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो जाओ भागता हुआ आगे बढ़ता है और क्लाउड को बचाने के लिए उसके पंच के साथ अपने पंच को टकराता है, अपने डीमन वुल्फ की पावर्स को रिलीज कर रहा होता है और उसके साथ जब अपने पंच को टकराता है तो जबरदस्त एनर्जी निकलती है। दूसरी तरफ से फीचेंग भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके दूसरे साथियों को मार रहा होता है। तो अर्जुन जल्दी से जंप करते हुए पीछे हटता है, उसका हाथ जख्मी हो जाता है और उसका हाथ कांप रहा होता है। वो कहता है ये लड़का तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, हालांकि इसकी कल्टीवेशन लेवल मुझसे बहुत ज्यादा लो है। जाओ से कहता है तुम्हें क्या लगा कि हमें इस बारे में समझ नहीं आएगी, तुमने अपने पोते को यहाँ पर यूज करते हुए टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो ताकि तुम्हारी फोर्सेस यहाँ पर पहुंच जाए। तुमने हमें कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर लिया और साथ ही हमने पोते को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट किया है और उसका पोता वहाँ पर सामने गिरता है और वो मर चुका होता है। देखकर तो अर्जुन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो जल्दी से भागता हुआ अपने पोते के पास आता है, उसकी डेड बॉडी को अपने हाथ में रखकर रोना शुरू कर देता है। जबकि ज़ेनोन जी वहाँ पर हंस रहा होता है और सोच रहा होता है बेवकूफ बुड्ढा कहेगा, मैंने तो पहले से कहा इसे आगे बढ़कर इनसे खुद फाइट करनी चाहिए लेकिन इसने कहा कि अभी नहीं। अर्जुन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वहाँ पर एक जबरदस्त दाड़ मारता है और चीख कर कहता है तुम लोगों को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी, तुम सभी लोग नहीं बचोगे। तो मैंने शाओ से कहता है मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम हमें मारने के लायक हो क्योंकि तुम्हारे पास इतनी क्वालिफिकेशंस नहीं है। तो अर्जुन भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है मैं एक टॉप जॉन जनरल हूँ, जैसे मैंने बहुत सारे कीड़े मकोड़े देखे हैं, मैंने बहुत सारे साल जंग में बिता दिए, यहाँ पर टॉप जॉन जनरल लेवल तक पहुँचने के लिए मैंने अपनी उम्र लगा दी, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे एक छोटे लड़के को भी नहीं मार सकता। हमारा शाओ से कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे भी तुम्हारे जैसे किसी की जरूरत है जिसके साथ मैं अपने स्किल्स को चेक कर सकूं क्योंकि मैंने अभी अभी ब्रेक थ्रू किया है। शाओ उसके पंच के साथ अपने पंच को टकराता है, जैसे वो दोनों अपने पंचेस को टकराते हैं तो बहुत सारी जबरदस्त सी एनर्जी निकलती है। क्लाउड वन कहता है क्या ये दोनों वाकई में जनरल लेवल पर हैं, लेकिन लगता नहीं है, इन दोनों की जितनी एनर्जी निकल रही है लगता है कि दोनों ही नेट जान किंग्स हैं और यहाँ पर आपस में फाइट कर रहे हैं। फीचेंग वहाँ पर दूसरे साथियों को मार रहा था और अपने क्लाउड वन से कहता है यहाँ पर इस बात से क्या फर्क पड़ता है कल्टीवेशन लेवल क्या और स्ट्रेंथ कितनी है, फर्क बस इस बात से पड़ता है कि तुम्हारे पंच के साथ अगले वाले को मरना चाहिए। उसे कहता हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, चलो फिर हम लोग भी यहाँ पर ट्राई करते हैं और वो लोग भी वहाँ पर उनको मारना स्टार्ट करते हैं। हमारा जाओ भी आज उनको हरा देता है, आज उनके पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे उसके मुंह से जबरदस्त ब्लड निकलता है और उसके सारे पेट के अंदर उसकी हड्डियां टूट जाती हैं। हमारे जाओ ने यहाँ पर आर्जुन जनरल को भी मार दिया है। उसके मरने के बाद जाओ कहता है तुम दोनों तो वाकई में दादा पोता थे, तुम दोनों ने यहाँ पर सैक्रिफाइस देने का सोच रखा था और हमारे हाथों से ही मरना था, तुम दोनों यहाँ पर मर गए हो। ज़ेनोन जी वहाँ से भागना शुरू कर देता और कहता है मिस्टर ज़ूचू मर चुके हैं, चलो जल्दी से यहाँ से भागो, इससे पहले कि हमारे दूसरे फाइटर्स यहाँ पर आए, पहले से लोग हमें मार डालेंगे क्योंकि हमारे मास्टर अर्जुन जहाँ पर हमारे टाउन के सबसे बेस्ट सोल्जर थे। जाओ अपने दोनों भाइयों से कहता है चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले कि यहाँ पर दूसरी फोर्सेज आ जाएं। अगर पावरफुल फोर्स यहाँ पर आ गई तो उनकी तादाद ज्यादा होगी और हम लोग उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद का दिखाया जाता है हमारा जाओ अपने दोनों साथियों के साथ वापस अपनी जाओशेन डायनेस्टी की तरफ आ रहा होता है। रास्ते में उनके ऊपर सर्विलेंस रखी जा रही होती है और यहाँ पर दो बड़े बड़े ईगल होते हैं जो कि उनके ऊपर नजर रख रहे होते हैं और इन्हें उनसे बचना होता है। जाओ और उसके दोस्त यहाँ पर एक पत्थर के पीछे छुपे होते हैं और वो लोग कहते हैं दिन हो चुके हैं और हम लोग अभी तक जाओशेन डायनेस्टी के करीब नहीं पहुंच पा रहे, इन लोगों को क्या है और ये लोग हमारा पीछा किए जा रहे हैं। ये लोग तो अपने हमारे पीछे से तब से लगे हुए हैं और बड़े बड़े ईगल्स जो है ये ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ये आसमान के ऊपर से हमारे पर नजर रख रहे हैं और जैसे हम लोग बाहर निकलते हैं वो हमें देख लेते हैं। क्लाउड वन कहता है काश मेरे पास पंख होते और मैं उड़ सकता, फिर देखना मैं इनका क्या करता, मैं इन दोनों ईगल्स को हवा में जाकर मार देता। क्यों कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये उड़ने वाले पंछी हमारे लिए मुश्किल है, मैं 6 ईयर को भी वहाँ पर नहीं भेज सकता क्योंकि वो भी उड़ नहीं सकता। तो जब ये लोग यहाँ पर पत्थर के पीछे छुपे होते हैं वहीं पर साइड के ऊपर से 2 चैनल्स निकलते हैं, नाम चू लॉन्ग चैन होता है और दूसरे का नाम श्वान होता है और दोनों मीडियम लेवल के जान चैनल्स होते हैं। तो ये दोनों यहाँ पर इन लोगों का पीछा कर रहे होते हैं जो अपने घोड़ों के ऊपर पीछे पीछे होते हैं और एक दूसरे से कह रहे होते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमने ईगल्स को उनके पीछे छोड़ दिया जो कि उनके ऊपर नजर रख रहे हैं, हम लोगों को बस उनसे दूर रहना है। मुझे पता है कि उनके साथ जो उनका लीडर है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनके हत्थे चाट के तो हमें मार डालेंगे, हमें बस उनके पीछे रहना है। श्वान कहता है तो हमारी लाइफ बहुत ज्यादा प्रेशियस है, हम लोग उनके सामने क्यों जाएंगे, उनके
सामने जाकर तो मरने से अच्छा है हम लोग यहीं पर उनका पीछा करते हैं। जब वो मौका मिलेगा हम उन्हें मार डालेंगे और अपना रिवार्ड लेंगे, इससे पहले कि दूसरी आर्मी यहाँ पर पहुंचे हम लोग जहाँ से निकल जाएंगे। चियोलोंग चानो से कहता है लेकिन हमारा एक ईगल वापस आ रहा है, लगता है कि उसे वो मिल गए होंगे। चानो से कहता है मुझे लगता है कि वो लड़के रेस्ट कर रहे होंगे, इसी वजह से ईगल भी यहाँ पर वापस आ रहा है। उसी वक्त तुम्हारा क्लाउड उसके सामने आ जाता है और उनसे कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वो लोग भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं इसने तो हमें वाकई में ढूंढ लिया। साइड के ऊपर से फीचैंग जल्दी से जंप करते हुए उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग हमें मार सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी है हमारा पीछा करने की। तो क्लाउड जल्दी से आगे बढ़ता है, अपनी तलवार को घुमाते हुए उन दोनों के घोड़ों के ऊपर अटैक करता है, जिससे उनके घोड़े वहां पर जख्मी होकर गिर जाते हैं और वो लोग अपने घोड़ों से नीचे गिर जाते हैं। तो उसी वक्त तुम्हारा फीचैंग भी नीचे उतर आता है और कहता है मुझे महसूस हो रहा है। क्लाउड उसे कहता है तुम्हें क्या महसूस हो रहा है। फीचैंग उसे कहता है कि इन दोनों को मैं मारने वाला हूँ। तो वो दोनों ही जल्दी से भागते हुए इनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो फीचैंग अपने भाले को घुमाते हुए उन दोनों के ऊपर अटैक करता है, सिर्फ एक ही अटैक में उन दोनों को मार देता है। इसी के साथ ही वो वहाँ पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और उसकी बॉडी से एनर्जी निकल रही होती है। वो कहता है मुझे महसूस हो रहा है मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ और मैं टॉप लेवल का जनरल बन गया हूँ। जबकि दूसरी तरफ हमारा जाओ अपने लिटिल मंकी को लेकर पेड़ की डाली के ऊपर चढ़ा होता है। जब वो दोनों ईगल वहाँ पर करीब से उड़ते हुए जा रहे होते हैं तो उसी वक्त हमारा जाओ मंकी से कहता है तुम्हारी बारी है। तो मंकी रोर करते हुए अपनी साइज को बड़ा करता है, जल्दी से जंप करते हुए ऊपर चला जाता है। उस एक ईगल के ऊपर जाने के बाद अपनी आंखों से लेजर बीम छोड़ता है और उसे एक ईगल की गर्दन के आर पार कर देता है, जिससे एक ईगल मर जाता है। उन दोनों सोल्जर्स में से एक अभी तक जिंदा होता है। वो कहता है इसने मेरे ईगल को मार दिया, मैं इस बंदर को नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको मार डालूंगा। जबकि हमारा फीचैंग उसके सामने होता है और उसे कहता है जरा रुको, उसने कह दिया कि तुम यहाँ पर हमारे मंकी को हाथ लगा सकते हो, तुम्हारा दुश्मन मैं हूँ। एक ईगल के मरने के बाद दूसरा ईगल मंकी के ऊपर अटैक करता है, जबकि हमारा मंकी नीचे से जंप करते हुए उसके पाँव के साथ लटक जाता है। पाँव के साथ लटकने के साथ ही अपने साइज को बड़ा करता है और साइज को बड़ा करने के बाद उसके पाँव से घुमाकर एक पेड़ के साथ टकरा देता है, जिसके साथ टकराने के साथ ही वो ईगल भी वहीं पर मर जाता है। वो सोल्जर्स भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये तो एक डिमोनिक मंकी है, हमें इन लोगों को यहीं पर हराना होगा। दूसरा साथी भागना शुरू कर देता है और कहता है हम लोग इनसे फाइट नहीं कर सकते, हमें यहाँ से भागना होगा। और वो दोनों जैसी वहाँ से भागकर चले जाते हैं। उसी वक्त हमारा शाओ अपनी हेलबर्ट को उनकी तरफ फेंकता है तो उसकी हेलबर्ट उड़ती हुई पहले एक की बॉडी की आर पार होती है, फिर दूसरे वाले को जाकर लगती है और वो दोनों ही वहीं पर गिरकर मर जाते हैं। फीचैंग उसे कहता है ब्रदर शुई ये तुमने क्या किया, ये दोनों ही टॉप लेवल के जनरल थे और मैं इनका मुकाबला कर सकता था, तुमने इन दोनों को मार दिया। उससे कहता है बस भी करो, दोनों ईगल्स ने हमारी पोजीशन को एक्सपोज कर दिया होगा, पीछे जो फोर्सेस आ रही हैं वो हमारे बोझला क्रीप पहुंच चुकी हैं और उन्हें हमारी लोकेशन का पता चल गया, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तो ये लोग फिर से आगे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। जब ये लोग चलते हुए जा रहे होते हैं वहीं पर साइड के ऊपर टैबलेट के ऊपर लिखा होता है कि ये लोग ओशन डायनेस्टी में पहुंच जाए, लेकिन ये लोग अपनी ही बातों में मगन होते हैं और आगे की तरफ चलते जा रहे होते हैं। इन्हें नहीं पता होता कि ये कहाँ पहुंच चुके हैं। ऐसी लगता है कि ये लोग अपनी जाओशेंग डायनेस्टी की तरफ आगे बढ़े हैं। ये लोग गप्पे लगाते हुए आगे की तरफ बढ़े होते हैं। फीचैंग ने क्योंकि टॉप लेवल का जनरल बन चुका है 16 साल की उम्र में, इसी वजह से वो उसे कह रहे होते हैं कि तुम एक बहुत बड़े जीनियस हो। क्लाउड वन से कहता है जब तुम एक शान किंग बन जाओगे तो मेरे बारे में मत भूलना, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। फीचैंग उसे कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग ने कसम खाई थी कि हम तीनों हमेशा एक साथ रहेंगे, चाहे दुख हो या फिर खुशी हो। फिर मैं एक शान किंग बनने के बाद तुम लोगों को कैसे भूल सकता हूँ। तो चलते चलते हमारा जाओ उन दोनों से कहता है जरा अपनी बातें बंद करो, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। मुझे यहाँ पर डायनेस्टी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, मुझे ये बताओ क्या हमारी जाओशेंग डायनेस्टी और चिंगहान डायनेस्टी के दरमियान में कोई ओशन आता है। तो क्लाउड वन से कहता है मुझे सब कुछ पता है, मुझे पता है हमारे जाओशेंग डायनेस्टी के इर्द गिर्द कोई भी ओशन नहीं है, जबकि चिंगहान डायनेस्टी के ऑपोजिट साइड के ऊपर ओशन डायनेस्टी है, उसके इर्द गिर्द चारों तरफ ओशन ही ओशन है। हमारा जाओ वहाँ पर समुद्र को घूर घूर कर देख रहा होता है, जबकि वो दोनों भी जैसे सामने की तरफ देखते हैं तो वो लोग भी समुद्र को घूर घूर कर देखना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये क्या हुआ। इसका मतलब ये है कि हम लोग उल्टी डायरेक्शन में चलते हुए आ रहे थे, हमें जाओशेंग डायनेस्टी में जाना था और हम लोग उल्टी साइड के ऊपर ओशन डायनेस्टी में पहुंच आए हैं। क्लाउड वन यहाँ पर इस ओशन को देखते ही पोएम गाना शुरू करता है। वो कहता है ओशन तुम तो पानी से भरे हुए हो। वो दोनों ही उसकी पोएम सुनने के बाद उसके सर में मारते हैं और कहते हैं चुप करो, बस करो, तुम यहाँ पर पोएम गाना बंद करो। जाओ कहता है तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्या हमें यहाँ पर ओशन डायनेस्टी को पार करते हुए वापस अपनी जाओशेंग डायनेस्टी में जाना चाहिए या फिर हमें वापस से डायनेस्टी को पार करते हुए वापस अपनी जाओशेंग डायनेस्टी में जाना चाहिए। तो क्लाउड वन से कहता है तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर इस ओशन में एक फेरी करवा लेते हैं, हम लोग एक शिप पर बैठकर वापस अपनी जाओशेंग डायनेस्टी में जा सकते हैं, हम लोग पहली बार समुद्र को देख रहे हैं। जाओ उनसे कहता है लेकिन तुम्हें पता है ना कि हमारे साथ काफी सारे एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, हो सकता है कि वहाँ पर भी हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाए। तो फीचैंग उसे कहता है मुझे भी ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पर से एक शिप लेनी चाहिए, ये हमारे लिए एक अलग एक्सपीरियंस रहेगा, हम लोग एक शिप ही ले लेते हैं। और जाओ उनकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है इन लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं यहाँ पर इस तरह कैसे सोच सकता हूँ, मैं यहाँ पर इतना ठंडा कैसे पड़ सकता हूँ, इन दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बोल्ड होना चाहिए क्योंकि मैं इन दोनों का बिग ब्रदर हूँ। उनसे कहता है चलो भाई ठीक है, हम लोग शिप ही लेते हैं। और वो लोग वहाँ पर शिप यार्ड के करीब पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर काफी सारी शिप्स होती है। तो एक शिप जो कि जाओशेंग सिटी की तरफ जा रही होती है, ये लोग जाकर उसे पैसे देते हैं। बंदा उनसे कहता है ठीक है तुम लोग जल्दी से जाकर शिप के ऊपर चढ़ जाओ, ये शिप जहाँ
यहाँ से सीधा जा रही है जाओजैंग डायनेस्टी। ऐसे वो लोग शिप के ऊपर चढ़ते हैं, उसी वक्त क्लाउड वन फिर से कहता है जहाँ पर तो सी के अंदर बहुत सारा पानी है, वो फिर से पोएम गाने लगता है। वो फिर से चलाकर उसे कहते हैं बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर पोएम नहीं गा सकते। वक्त उनके पास एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की गुजर कर जाती है और उसके साथ उसकी नौकरानी होती है। फीचैंग उसे देखते ही बहुत ज्यादा हैरान होता है, वो क्या यहाँ पर तीनों ही उसे देखकर शर्मा रहे होते हैं। वो कहता है ये लड़की तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है और वो लड़की भी उनकी तरफ देखकर वहाँ से गुजर जाती है। और मान कहता है वो लड़की मेरी तरफ देख रही है, देखा जरा मेरा जादू उसके ऊपर चलने वाला है। और फिर वो लड़की ऊपर चली जाती है और ये लोग भी जल्दी से ऊपर चले जाते हैं और उसके बाद शिप्स जो होती है वो आगे की तरफ चलना स्टार्ट करती है। तो हमारा जाओ शिप के अंदर भी अपने रूम के अंदर बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है। जाओ कहता है बहुत सारे जान स्टोन्स को हासिल करने के बाद उनके साथ प्रैक्टिस किया और उनके साथ प्रैक्टिस करने के बाद अब मेरी कल्टीवेशन काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, मैं एक लो लेवल का डिमोनिक मॉन्स्टर बन चुका हूँ। जाओ कहता है अगर मेरे पास एक लो लेवल या फिर मीडियम लेवल के डीमन की कोर हो तो उस कोर को एब्जॉर्ब करने के बाद मेरी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी या फिर मैं ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। जाओ कहता है तो मुझे लगता है कि घर वापस जाने के बाद किसी क्लोज रूम के अंदर बैठकर मुझे ये वाली ट्रेनिंग करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैं शिप के ऊपर ये वाली प्रैक्टिस करूं तो यहाँ पर किसी वजह से मैं डीमन में चेंज हो जाऊं तो यहाँ पर शिप के ऊपर जितने लोग हैं वो सभी लोग खतरे में पड़ जाएंगे और मैं भी उन सभी के साथ ही समुद्र में डूबकर मर जाऊंगा। ये लोग समुद्र के रास्ते शिप में बैठकर वापस अपने जाओजैंग डायनेस्टी की तरफ जा रही है। तो मेरा जाओशे भी यहीं पर बैठा होता है। वक्त उसे बाहर से शोर की आवाज आती है तो बाहर कुछ बैंडिट्स को दिखाते हैं जो कि अपनी शिप्स लेकर इनको लूटने के लिए आ रहे होते हैं। पर टाइगर टू डीमन हंटिंग ग्रुप का गैंग वी शी होता है, गैंगशी का कजन भी है। तो ये इन सारी के शिप्स को लीड कर रहा होता है। तो उसका साथी उसे कहता है बॉस मैं वाकई में बिल्कुल श्योर हूँ, मैं इन शिप्स का पीछा कर रहा था। शिप्स के अंदर वो सारा माल है जो हमें लूटना है और ये सारी की सारी शिप्स नॉन किलिंग कारपोरेशन वालों की है, यानी कि ये नॉन किलिंग फैमिली की शिप्स है। इसके पास जितना भी माल है वो सारा नॉन किलिंग फैमिली वालों का ही है। गैंग वी शी से कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, चलो फिर जल्दी से वहाँ पर चलते हैं। और ये लोग अपनी शिप्स को लेकर उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। तब उस शिप्स के ऊपर भी एक प्राइवेट सिक्योरिटी ऑफिसर होता है जो कि इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। वो उनके पास एक बंदा भागता हुआ जाता है जो कि उसी की गैंग का मेंबर होता है। वो उसे कहता है बॉस हमें पायरेट्स ने चारों तरफ से घेर लिया है। तो इस गैंग का नाम वेल गैंग होता है और इसके लीडर का नाम फिल शिंग होता है। फिल शिंग का उनसे कहता है क्या उन लोगों को इस बारे में नहीं पता कि इस वाली ग्रुप को हमारी वेल ग्रुप के लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पायरेट्स हमारे पर अटैक क्यों कर रहे हैं। तो फिल शिंग अपनी शिप से बाहर निकलता है और बाहर आकर डॉक के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ से पायरेट्स की तरफ से एक बंदा होता है जिसका नाम चक होता है, सामने खड़ा होता है। वो भी अपनी शिप का कैप्टन होता है। फिल शिंग उसे कहता है मिस्टर चक अब इस बात का क्या मतलब है, क्या तुम हमें यहाँ पर लूटने वाले हो? तुम्हें नहीं पता कि हमारा वेल गैंग इस वाली शिप्स को यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। तुम लोग नॉन किलिंग कोऑपरेशन वालों को अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसी वजह से तुम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। तो चक उसे कहता है मिस्टर शिंग मैं तुम्हें एक लंबे अरसे से जानता हूँ, हम सभी लोग समुद्री पायरेट्स हैं, तुम्हें ये जॉब नहीं लेनी चाहिए, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर एक ऑफर दे रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से निकल लो और हमें इन शिप्स के ऊपर कब्जा करने दो। तो मिस्टर शिंग उसे कहता है क्या तुम्हें नहीं पता कि अगर हम लोग यहाँ पर ये सारी शिप छोड़कर चले जाएंगे और सारा सामान तुम्हें लूटने देंगे हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, हमारी वेल गैंग को दोबारा कभी भी सिक्योरिटी का काम नहीं मिलेगा, जैसे मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तो चक आगे से हंसना शुरू कर देता और कहता है मिस्टर शिंग ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे लगता है कि जमीन के ऊपर भी बहुत सारी जॉब्स हैं, आपको लाजमी यहाँ पर पायरेट शिप को सिक्योरिटी देने की जॉब्स नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खतरा है, जाओ जाकर कोई और काम करो। लेकिन अगर तुम यहाँ पर ज्यादा जोर दोगे कि तुम्हें इन्हीं लोगों को प्रोटेक्ट करना है, तुम्हें इन शिप्स को छोड़कर नहीं जाना, तो फिर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें यहाँ पर मेरे हाथ से मरना पड़ेगा। यहीं पर जैकब नॉन किलिंग के चाचा जी भी होते हैं, तो वो अंकल वहाँ पर आते हैं और आकर उनसे कहते हैं तुम सभी लोग यहाँ पर आपस में वायलेंस से बात क्यों कर रहे हैं, क्यों ना हम लोग इस मसले को बातचीत से मैं सुलझा ले। तो अंकल का नाम विंग नॉन किलिंग होता है, वो से कहता है मेरा नाम विंग नॉन किलिंग है, मुझे ये बताओ कि मिस्टर जैक कहीं हमने तुम्हें यहाँ पर किसी वजह से गुस्सा तो नहीं दिला दिया, हमने कभी तुम्हें ऑफेंड नहीं किया, मुझे तो ऐसा ही लगता है, तुम यहाँ पर हमारे साथ इस तरह का बिहेव क्यों कर रहे हो। साथ ही अपने पास से पैसे निकालता है और उसे कहता है ये $1,00,000 है, मैं ये तुम्हें गिफ्ट में तोहफा देना चाहता हूँ, ये लो यहाँ से चले जाओ। जबकि फिल शिंग भी सोच रहा होता है ये बंदा इन्हें $1,00,000 दे रहा है, हमारी शिप्स के ऊपर जितना सामान है ये उससे भी ज्यादा कीमत है कि ये लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर बहुत सारा पैसा देने को तैयार है। तो चक आगे से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है मुझे तुम्हारा पैसा भी चाहिए और साथ में तुम्हारी सारी चीजें भी चाहिए, तो मैं तुम्हारा सामान भी लूटूंगा और तुम्हारा पैसा भी छीन लूंगा। अपने साथियों से कहता है चलो जल्दी से उसके ऊपर अपनी रस्सियां डालो और वो सभी लोग अपनी अपनी जंजीरें रस्सियां निकालते हैं और उनकी शिप के ऊपर डाल देते हैं ताकि वो जंप करते हुए उनकी शिप के ऊपर जा सके। सभी लोग जल्दी से उनकी शिप के ऊपर चले जाते हैं, जबकि फिल शिंग भी अपने लोगों से कहता है तुम सभी लोग भी जल्दी से रेडी हो जाओ, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत है, यहाँ पर पैसा लूटने के लिए आया है। जबकि यहाँ पर विंग ने उसे $1,00,000 देने का कहा, लेकिन फिर भी यहाँ पर पैसा लेने की बजाय हमारे पर अटैक करना जरूरी समझा है, इसका मतलब यह है कि उसका कोई और मकसद भी हो सकता है। यहीं पर उस लड़की का सीन भी दिखाते हैं, वो खूबसूरत लड़की जो कि अपनी नौकरानी के साथ शिप के ऊपर ऑन बोर्ड हुई थी, उसका नाम चेरी लू होता है और वो सारी कंट्री की सबसे बेस्ट आर्टिस्ट है। अपनी घूम में बैठी जितर बजा रही होती है, जबकि उसकी नौकरानी भागती है उसके पास आती है और उसे कहती है मैम बहुत ही बुरा हुआ, हमारे पर पायरेट्स ने अटैक कर दिया है, अब हमें बताओ कि हमें क्या करना है, अब हम लोग बुरी तरह से मारे जाएंगे या फिर वो हमारा रेप
करेंगे। इसी वक्त एक पायरेट वहाँ पर पहुंच जाता है, वो दरवाजे को किक मारते हुए दरवाजे को तोड़ देता है और अंदर आकर कहता है, वो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर शिप के ऊपर एक बहुत सी खूबसूरत लड़की मिल जाएगी। हम लोग तो कुछ बहुत ही ज्यादा लकी हैं कि यहाँ पर इस शिप के ऊपर मजे करने के लिए कुछ तो है। चेरी लू से कहती है, मैं तुम्हें अपना सारा पैसा देने को तैयार हूँ, प्लीज यहाँ से चुपचाप चले जाओ। तो वो पायरेट आगे से लाल टपकाते हुए उसे कहता है, डार्लिंग तुम्हें यहाँ पर इतनी जल्दी क्यों है? मैं तुम्हारा पैसा भी ले लूंगा, लेकिन पहले जरा मजे तो करने दो। तुम दोनों के साथ यहाँ पर कुछ मजे करते हैं और उसके बाद तुम्हें पैसे भी देंगे। इसी वक्त दरवाजे के बाहर से दिखाते हैं कि हमारा जाओ वहाँ पर पहुंच जाता है। जाओ से कहता है, रुक जाओ। पायरेट पीछे की तरफ घूमता है, उससे कहता है, तुम कौन हो? जाओ से कहता है, तुम तो पायरेट्स के नाम पर एक डब्बा हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जहाँ पर हमारी लड़कियों के ऊपर इतनी आसानी के साथ हाथ डाल सकते हो? वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है कि वो पायरेट्स भी अपनी तलवार को निकालता है और उसे कहता है, लड़के तुम यहाँ पर लड़कियों के सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम भी यहाँ पर मरोगे। वो अपनी तलवार को घुमाते हुए हमारे जाओ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हमारा जाओ आगे चलना शुरू कर देता है और उसे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? इसी के साथ ही हमें वहाँ पर डॉग के ऊपर से दीवार के टूटने की आवाज आती है और वो बंदा दीवार को तोड़कर ऊपर की तरफ उछलता है। बाकी के सभी लोग भी उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है? हमारा जाओ आराम से सीढ़ियां चढ़ते हुए वहाँ से बाहर निकलता है और उन सभी से कहता है, सभी लोग तो कमजोर पायरेट्स हो। क्योंकि चेरी लू की नौकरानी जो होती है वो हमारे जाओ को देखकर ब्लश कर रही होती है और कहती है, ये लड़का कितना ज्यादा हैंडसम है। जाओ उन दोनों से कहता है, तुम दोनों अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना। और इसी के साथ ही वो बैंडिट्स उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। हमारा जाओ उनके सेंटर में खड़ा होता है, जबकि वो बैंडिट्स अपने वेपन्स लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, चलो जल्दी से इस लड़के को मार डालो। यहीं पर वो लोग कहते हैं कि अगर हमने इन सभी लोगों को मार दिया तो उसके बाद नैन किलिंग कॉर्पोरेशन की सारी चीजें हमारी हो जाएंगी। जाओ उनकी बातें सुनने के बाद कहता है, क्या तुमने क्या कहा कि तुम लोग यहाँ पर नैन किलिंग की शिप्स को लूटने के लिए आए हो? मतलब यह कि नैन किलिंग फैमिली वालों का ये बिजनेस है। लोग यहाँ पर जाओ जाएंगे इंपीरियल सिटी की नैन किलिंग फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं। बेनेडिक्ट से कहता है, हाँ हम लोग उसी की बात कर रहे हैं। तो तुम्हें नैन किलिंग फैमिली के बारे में पता है? ताओ अपने वेपन को घुमाते हुए सबसे पहले उसी को मारता है और उसे कहता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि नैन किलिंग फैमिली का बिजनेस, इसका मतलब यह है कि ये हमारा बिजनेस है क्योंकि हमारी उनके साथ अलायंस है। एक तरफ हमारा जाओ छोटे बैंडिट्स को मार रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ मिस्टर फिल शिंग चक के साथ फाइट कर रही होती है। तो चक ऊपर से जंप करता है और उसे कहता है, शिंग पर बस भी करो, तुम यहाँ पर मुझे नहीं हरा सकते, ये सारी की सारी चीजें अब हमारी है। तुम्हें पता है कि यहाँ पर इन सारी चीजों को कौन लूटना चाह रहा है? एक बहुत ही बड़ा आदमी है जो कि इन चीजों को लूटना चाह रहा है। मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, इसीलिए तुम रास्ते से हट जाओ वरना मारे जाओगे। जबकि फिल शिंग अभी भी यहाँ पर इस बात को समझ नहीं पा रहा होता। वो कहता है, ये पता नहीं यहाँ पर मेरे पर दबाव क्यों डाल रहे हैं, जबकि इसके काफी सारे साथी मर चुके हैं, लेकिन फिर भी चक यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं है। ये यहाँ पर इन चीजों के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? मुझे लगता है कि इसे यहाँ पर कुछ और चीज चाहिए। तो विंग नैन किलिंग भी वहाँ पर फाइट कर रहा होता है। वो उनसे कह रहा होता है कि तुम लोग हो कौन और यहाँ पर कर क्या रहे हो? हमें तुम्हारे साथ कुछ भी बिजनेस नहीं करना, जो चीज चाहिए वो लेकर चले जाओ। फिल शिंग उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है, लगता है कि विंग के पास भी कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। तो मतलब यह कि हम लोग यहाँ पर हारने वाले हैं। फिल शिंग कहता है, तो यहाँ पर हार मानने में कोई भी बुराई नहीं है। वो उसे कहता है, मिस्टर चक ठीक है, मैं यहाँ पर हार मानता हूँ, ये सारी चीजें अब तुम्हारी हैं। चक उसे कहता है, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। उसी वक्त एक बाला आकर उसकी बॉडी के अंदर आकर धंस जाता है। गैंगविशी वहाँ पर पहुंच जाता है। गैंगविशी अपने बाले को उसकी बॉडी के अंदर धंसा देता है। चक उसे कहता है, मास्टर शी आपको यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मिस्टर फिल को हराने में मेरी मदद की है। शी भी उसे कहता है, कोई बात नहीं, ये तो सब कुछ तुम्हारी वजह से हो पाया है। तुमने उसे अपनी तलवार के साथ वहाँ पर ब्लॉक किया हुआ था, जिसकी वजह से मैं उसे मार सका हूँ। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बचा है, नैन किलिंग। अब इसी को यहाँ पर मारना है, उसके बाद ये सारी शिप्स के ऊपर कब्जा कर लेंगे। लेकिन ये आदमी भी अब बहुत ज्यादा थक चुका है। जरा देखो तो सही वो किस तरह लंबे लंबे सांस ले रहा है। एक पायरेट आगे बढ़ता है और उसे कहता है, विंग नैन किलिंग अब तुम मेरे हाथ से बिल्कुल भी नहीं बचोगे। तो ये लोग जैसे विंग को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, उसी वक्त हमारा जाओ वहाँ पर पहुंच जाता है। वो अपने वेपन्स को घुमाते हुए सभी के ऊपर अटैक कर रहा था और उन सभी को मारते हुए कहता है, वे लोग इस लायक नहीं हो कि तुम लोग मेरा नाम जान सको। क्या उन सभी को मारने के बाद विंग नैन किलिंग से कहता है, क्या तुम जैकब को जानते हो? वो उसे कहता है, हाँ मैं जैकब को जानता हूँ, मैं उसका अंकल हूँ। लेकिन लड़के तुम कौन हो? क्या वो कहता है, मैं तुम्हें अपना नाम बाद में बताऊंगा और अपने बारे में बाद में तुम्हें बताऊंगा। फिलहाल के लिए हमें इससे बड़ी मुश्किल का सामना करना है क्योंकि असली के कल्प्रिट्स यहाँ पर आ रहे हैं। जब सामने की तरफ देखता है तो वहाँ से मिस्टर जाक और उसके साथ गैंगविशी आ रहे होते हैं। क्या वो कहता है, ये तो टाइगर टू डीमन हंटिंग ग्रुप के लोग हैं, लेकिन ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? गैंगविशी जैसे वहाँ पर पहुंचता है वो भी जाओ को पहचान लेता है। वो कहता है, लड़की तुम्हारा मंकी कहाँ पर है? तुम्हारे पास एक फायर मंकी भी था। और साथ ही वो वहाँ पर सोच रहा होता है, उस टाइम मैं नो डीमन अबिस में था जहाँ पर मैं एक लड़की का पीछा कर रहा था जो कि एक फॉक्स डीमन थी। तो उसी वक्त ये लड़का वहाँ पर आया और आकर अपने फायर मंकी के साथ इसने मेरे पर अटैक किया और उस लड़की को लेकर भाग गया। अभी उसे कहता है, मास्टर जी क्या आप इस बंदे को जानते हैं? तो गैंगविशी उसे कहता है, हाँ मैं इस बंदे को जानता हूँ, मेरा पहले से इस लड़की के साथ झगड़ा हो चुका है, तो मैं इसे एक बहुत ही अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ। तो चाकू से कहता है, तुम रुको, मैं जाकर इसको सबक सिखाता हूँ। तो मैं सबसे पहले जाकर इसका सर काट कर आपके लिए लेकर आता हूँ। शाओ से कहता है, क्या तुम वाकई में इस बारे में श्योर हो कि तुम यहाँ पर मेरा सर काट सकते हो? इसी के साथ ही वो डीमन पावर्स को यूज करता है। उसकी आंखें वहाँ पर चमकना शुरू होती है। चाकू से कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी एरोगेंस की वजह से मुझे
हरा सकते हो। जैसे वो उसकी आंखों में देखता है वो वहीं पर बैठ जाता है और उसका सर दर्द करना शुरू कर देता है। वो कहता है शाह पर रो क्या रहा है, मेरा सर दर्द कर रहा है। तो हमारा शाह उसी वक्त भागता हुआ आगे बढ़ता है और अपनी हेल्प बॉल को उसकी छाती में जाकर दंसा देता है और सिर्फ एक ही मूव के साथ उसको मार देता है। शाह उसे कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं सिर्फ एक ही मूव के साथ यहाँ पर तुम्हें हरा दूंगा। एक बार एक डीमन के ब्लड को एब्जॉर्ब किया था जो कि एक स्पाइडर था, उसके पास ग्रीन आईज थी। वो अपनी आईज की मदद से अपने शिकार को अपनी ग्रीन आईज को यूज करते हुए कुछ देर के लिए पैरालाइज कर देता है और उसके बाद उसके लिए शिकार करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। जैसे ही उसके साथी देखते हैं कि चक मर चुका है, वो भी सिर्फ एक ही मूव में, तो वो सभी लोग घबरा कर भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं मिस्टर चक मर गए, चलो जल्दी से यहाँ से भागो। गैंगशी भी उन सभी लोगों के बीच ही होता है, वो भी यहाँ पर भाग रहा होता है। वो सभी से कहता है तुम सभी लोग कर क्या रहे हो, तुम लोग भाग क्यों रहे हो, जाओ जाकर उसको मारो। तो ये सभी पायलट्स कुछ तो अपनी शिप के ऊपर छलांग लगा जाते हैं, जबकि कुछ वहाँ से जंप करते हुए नीचे पानी में चले जाते हैं। कुछ वहीं पर खड़े होते हैं और हमारे जाओ के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। जाओ के सामने 5 लोग होते हैं और वो पांचों के पांचों जान जनरल्स होते हैं। गैंगशी भी कहता है लगता है कि ये 5 जान जनरल्स काफी रहेंगे इस एक लड़के को मारने के लिए। तब तक ये लोग यहाँ पर इस लड़के को रोका रखे हुए हैं, तब तक मुझे यहाँ से भागना होगा, मुझे यहाँ से निकलना होगा वरना ये मुझे भी मार डालेगा। वो 5 जान जनरल्स हमारे जाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि हमारा जाओ कहता है चलो जल्दी से आ जाओ, देखते हैं कौन किसको मारता है। तो सभी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि जाओ कहता है चलो देखते हैं कि तुम में से कब तक मेरे सामने तुम टिक पाते हो। तो अपने हेल्पर को लेकर उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, कहता है तुम सभी लोगों को मारना तो मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान है। अपनी हेल्पर को घुमाते हुए सिर्फ एक ही बार उनके ऊपर अटैक करता है और पांचों के पांचों जान जनरल्स उनमें से कुछ उड़ते हुए पानी के अंदर जाकर गिरते हैं और कुछ शिप के साथ टकराकर वहीं पर मर जाते हैं। गैंगशी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इसने 5 जान जनरल को सिर्फ एक ही मूव के साथ मार डाला है, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। उसके साथी उसे जल्दी से अपनी शिप के ऊपर खींच रहे होते हैं और कहते हैं बॉस जल्दी से आ जाओ। शिप के ऊपर जाने के बाद अपने लोगों से कहता है चलो जल्दी से इसके ऊपर एरोस की बरसात कर दो। वो सभी लोग अपने अपने बो एरोस को उनकी तरफ करते हैं और उनके ऊपर एरोस चला देते हैं। वो जल्दी से जाकर पिलर के पीछे छुप जाता है। गैंगशी अपने कुछ लोगों को पानी के अंदर भेज देता है और कहता है जाओ जाकर पानी के अंदर से उनकी शिप के ऊपर अटैक करो और उनकी शिप को डुबो दो ताकि पानी उनकी शिप के अंदर चला जाए। सभी गैंगस्टर्स पानी के अंदर चले जाते हैं, जबकि उसी वक्त फीचेंग और क्लाउड वन भी जंप करते हुए हमारे जाओ की शिप के ऊपर आते हैं और उसे कहते हैं बॉस क्या तुम ठीक हो। जाओ उनसे कहता है वो लोग हमारी शिप को अंदर से डुबोना चाहते हैं, कुछ प्लैनेट्स पानी के अंदर चले गए हैं और नीचे से जाकर हमारी शिप को तोड़ देंगे, तुम सभी लोग मारे जाएंगे अगर उन लोगों ने हमारी शिप को डुबो दिया। फीचेंग उसे कहता है ब्रो मुझे तैरना आता है, मैं अभी पानी के अंदर जाता हूँ, पानी के अंदर जाकर उन सभी को मार देता हूँ। जाओ कहता है इस वक्त बहुत सारे लोग हैं जो कि साइडों के ऊपर से हमारे पास अटैक कर रहे हैं और पानी के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं, तुम इतने सारे लोगों से अकेले नहीं निपट पाओगे। जाओ कहता है मुझे तैरना भी नहीं आता, मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर गिव अप कर देना चाहिए क्योंकि इतने सारे लोगों के सामने हम लोग नहीं टिक पाएंगे। फीचेंग उसे कहता है ब्रो यहाँ पर गिव अप करने की तो बात है ही नहीं, मैं अभी पानी के अंदर जाने वाला हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं सभी को मार डालूंगा। बाकी से भी कहता है जिन लोगों को स्विम करना आता है वो सभी लोग मेरे साथ आ जाओ और वो जल्दी से जंप करते हुए पानी के अंदर चला जाता है। हमारा जाओ उसी वक्त सोच रहा होता है मैं जिस डीमन के ब्लड को पीता हूँ मैं उसके एट्रीब्यूट्स को ले सकता हूँ, अगर मुझे यहाँ पर एक पानी के डीमन का ब्लड मिल जाए तो मैं उसके एट्रीब्यूट्स को लेकर स्विमिंग सीख सकता हूँ। तो वो जल्दी से भागता हुआ विंग के पास जाता है और कहता है अंकल मुझे ये बताएं क्या आपके पास और कुछ डीमन ब्लड रखा हुआ है, किसी पानी के डीमन का डीमन ब्लड है या नहीं। इसी वक्त उन्हें याद आता है कि उनके पास एक शार्क का डीमन ब्लड मौजूद है। अपने लोगों से कहते हैं हाँ हमने कुछ अर्सा पहले यहाँ पर एक शार्क के डीमन ब्लड को रखा था। वो अपने साथियों से कहते हैं जाओ जाकर जल्दी से ब्लड लेकर आओ जो कि शार्क का ब्लड है। इस ब्लड को लेकर आकर हमारे जाओ को दे देते हैं। फीचेंग को दिखाते हैं जो कि पानी के अंदर होता है। वो कहता है सभी लोग तो कुछ ज्यादा समझदार हैं, इन लोगों ने अपने काफी सारे ग्रुप्स बनाए हुए हैं और ये सभी लोग हमारे शिप के अंदर अपने होल करने की तैयारी में है, ये शिप को सिंक कर देंगे, मैं इन सभी से नहीं निपट पाऊंगा। अगर कोई चीज उसके पास से बड़ी स्पीड से गुजर जाती है वो भी इस बात से काफी हैरान होता है कि मेरे पास से क्या गुजरा है। नेक्स्ट सीन में अंदर का भी दिखाया जाता है जहाँ पर चेरी लू की नौकरानी कहती है वो लड़का कितना ज्यादा हैंडसम था, मेरी लेडी क्या आपने देखा वो कितना ज्यादा हैंडसम था जिस लड़की ने हमारी जान बचाई है। चेरी लू से कहती है लड़की तुम मुझसे ये सवाल कितनी बार पूछ चुकी है, जबकि तुम्हें पता है कि वो लड़का कितना हैंडसम है, तो फिर मुझसे बार बार जो क्यों पूछ रही हो। उसकी नौकरानियों से कहती है लेकिन मैम आपने बिल्कुल भी मुझे ये नहीं कहा, आप मुझे आगे से जवाब तो देती कि वो हाँ वो हैंडसम है या नहीं है। मुझे इस बात से ये बात क्लियर हो जाती कि आप उस लड़के के पीछे नहीं है, फिर मैं उस लड़के के पीछे जा सकती हूँ। आपको क्या लगता है कि मेरा उस लड़के के साथ कुछ चक्कर चल सकता है। तो उसकी चेरी लू से कहती है लगता है कि तुम्हें उस लड़के से प्यार हो गया है, तुम्हें वो पसंद आ गया है, चलो ठीक है तुम उसको परस्यू कर सकती हो, मुझे लगता है कि वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा है। नौकरानी से कहती है मैम क्या वाकई में वो अच्छा है। तो शिप के अंदर पानी आना शुरू हो जाता है। वो चिल्लाकर कहती है मैम देखो यहाँ पर पानी आ रहा है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डूब जाएंगे। दूसरी तरफ पानी का सीन दिखाते हैं तो फीचेंग पानी के अंदर से बाहर निकलता है सांस लेने के लिए। वो कहता है वो क्या चीज थी जो कि मेरे पास इतनी तेजी के साथ गुजर रही थी और उसने बहुत सारे पायरेट्स को भी मार दिया। वो फिर से पानी के अंदर जाता है और कहता है तो देखना होगा कि वो कौन सी चीज है जो कि इन सारे लोगों को मार रही है, चीज का हमारे साथ कुछ लेना देना है, या फिर वो कोई वाटर डीमन है जो कि सारे पायरेट्स को मार रहा है लेकिन मेरे पर क्यों नहीं अटैक कर रहा। तो हमारा जो बड़ी स्पीड से तैरता हुआ अपने फीचेंग की तरफ आगे बढ़ता है। साथ ही वो सोच रहा होता है मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि पानी के अंदर एक शार्क डीमन की स्पीड इतनी ज्यादा हो सकती है, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा काम की चीज
चीज है। मुझे नहीं लगता कि इन बैंडिट्स में से कोई भी यहाँ पर पानी के अंदर मुझसे फाइट कर सकेगा, तो वो उन बैंडिट्स को बड़ी आसानी से मार रहा होता है। क्लाउड वन शिप की डॉक के ऊपर खड़ा होता है और वहाँ पर पानी के अंदर देख रहा होता है। पानी के अंदर से उन सारे बैंडिट्स की लाशें बाहर की तरफ निकल रही होती हैं। जो भी मर जाता है उसकी लाश ऊपर आकर तैरना शुरू कर देती है। लोग कहते हैं ये सारे के सारे पायरेट्स अपने आप कैसे मरी जा रहे हैं। पीचंग फिर से पानी के अंदर से बाहर निकलता है। जैसे वो बाहर निकलता है वो कहता है लगता है कि यहाँ पर पानी के अंदर कोई वाटर डीमन है। उसी वक्त हमारा गाँव बड़ी स्पीड से उसकी तरफ पीछे से आ रहा होता है, तो पीचंग जल्दी से अपने बाले को पीछे की तरफ करता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। जबकि जाओ पानी से निकलते हुए उसके बाले को पकड़ लेता है और कहता है ब्रो क्या हो गया, क्या तुम यहाँ पर अपने ब्रो को मारने वाले थे। वो फीचेंग से कहता है चलो जल्दी से तुम शिप के ऊपर चले जाओ, बाकी के सभी को मेरे ऊपर छोड़ दो, बाकी के सभी को तो मैंने मार दिया, सिर्फ कुछ ही बचे होंगे। चेंग इस बात से और भी हैरान होता है, कहता है शाओशुई कब से इतना ज्यादा अच्छा तैराक बन गया है, इसको तो तैरना आता ही नहीं था। नैन के लिए भी शिप के ऊपर खड़े सब कुछ देख रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं ये लड़का तो वाकई में बहुत सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसने बहुत सारे पैरेट्स को अकेले ही मार दिया है। मुझे लगता है कि ये लड़का फ्यूचर में किन्नेट जान किंग बन सकता है। अगर हमारी फैमिली किसी तरह से इस लड़के को हायर कर ले तो हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। गैंग शिप बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। वो अपनी शिप के ऊपर होता है और कहता है यहाँ पर हो क्या रहा है, मेरे 20 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं जो कि पानी के अंदर गए थे। शीका एक साथियों से कहता है बॉस लगता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि उन लोगों के पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं जो कि हमारे पर अटैक करके हमारे लोगों को मार रहे हैं। सभी लोग यहीं पर रुके रहे तो वो हम सभी को भी मार डालेंगे। शिव से कहता है ये तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ सकते, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो उसके साथियों से कहता है बहुत जरा देखो तो सही, पानी के अंदर उसने कितनी बुरी तरह से हमारे लोगों को मारा है। सारे के सारे लोग जो पानी के अंदर गए थे वो मारे गए हैं। अगर उन्होंने हमारी शिप को नुकसान पहुंचा दिया तो हमारी शिप डूब जाएगी। तो वो गैंग शिव से कहता है अच्छा ठीक है फिर चलो यहाँ से चलते हैं। हमारा जाओ उसी वक्त उनकी शिप के पास पहुंच जाता है और अपने पास में अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है जो तुम लोग यहाँ से जाना चाहते हो, तुमने हमारी शिप को डुबोने की कोशिश की, तो अब यहाँ पर तुम्हारी शिप को डुबोकर देखते हैं कि तुम लोग कैसे बच पाते हो। हमारा जाओ उसकी शिप के ऊपर नीचे वाली साइड से एक पंच मारता है। जैसे ही वो उसकी शिप को पंच मारता है तो वो सभी लोग बहुत सा घबरा जाते हैं और कहते हैं वो यहाँ पर क्या होने वाला है। साथ ही आगे बढ़ता है और उस गैंगविशी से कहता है बॉस हमारी शिप नीचे से टूट चुकी है, पानी अंदर आ रहा है। गैंगविशी चिल्लाकर उन सभी लोगों से कहता है तो उस होल के अंदर कोई चीज देकर उस होल को बंद करो, मैंने तुमसे कहा भी था कि शिप को जल्दी से यहाँ से निकालो, लेकिन तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे। सभी लोग वहाँ पर भागना शुरू कर देते हैं। वो सभी लोग कहते हैं चलो जल्दी से यहाँ से निकलो, हम सभी लोग मरने वाले हैं, उस बड़े से होल को फिक्स नहीं कर सकते, हमें पानी के अंदर जंप करना होगा। कोई कह रहा होता है मुझे तैरना नहीं आता, मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। शाओ उनकी शिप के अंदर होल करने के बाद अपनी शिप के ऊपर वापस आ जाता है। उसे कहता है ब्रो तो तुम वापस आ गए। शाओ कहता है हाँ मैंने सब कुछ ठीक कर दिया, इसलिए मैं वापस आ गया हूँ। मैं वहाँ पर ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकता था क्योंकि मैं अपनी शिप को लेकर काफी ज्यादा परेशान था कि यहाँ पर कुछ ना हो जाए, इसी वजह से मैं जल्दी से भागता हुआ वापस आ गया हूँ। पीचेंग कहता है हमारे साथ टोटल 5 शिप्स थी, उनमें से काफी सारी शिप्स टूट चुकी हैं, हमने उनमें से कुछ लोगों को तो बचा लिया है लेकिन हम लोग सभी को नहीं बचा पाए। चलो अभी यहाँ पर एक चक्कर लगाते हैं और देखते हैं अगर समुद्र में कोई जिंदा है तो उसको निकाल कर अपनी शिप के ऊपर ले लेते हैं। शाओ उनसे कहता है चलो फिर ठीक है ऐसा ही करते हैं। तो फिंग नैन किलिंग भी आते हैं और हमारे शाओ से कहती है लड़की तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम यहाँ पर ये सब कुछ नहीं करते, हमारी जान नहीं बचाते तो हम सभी लोग यहाँ पर मारे जाते। शाओ अंकल से कहता है अंकल आपको यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको थैंक यू बोलने की जरूरत है, मैं तो यहाँ पर इन चीजों को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अफसोस की बात यह कि उन्होंने फिर भी हमारी 1-2 शिप्स को डुबो दिया, सारे का सारा सामान भी जाया हो गया है। अंकल विंग उसे कहते हैं मुझे ये बताओ क्या तुम भी वेल गैंग से हो। शाओ उसे कहता है नहीं मेरा नाम जाओ शुई है और मैं जैकब नैन किलिंग का फ्रेंड हूँ, मैं भी जाओ शेंग डायनेस्टी से हूँ। मिस चैरिलू और उसकी नौकरानी वो लोग भी डॉक के ऊपर आ जाती हैं और हमारे जाओ से कहते हैं तुमने हमारी जान बचाई है लेकिन हम लोग अभी तक तुम्हारा नाम भी नहीं जानते, तुम्हारा नाम क्या है। जाओ पीछे की तरफ घूमता है और उसे कहता है मेरा नाम जाओ शुई है। तो क्लाउड वन भी भागता हुआ चैरिलू के पास आ जाता है और उसे कहता है मेरा नाम क्लाउड वन है। साथ ही वो उसे अपने नाम के बारे में बता रहा होता है कि उसके नाम का मतलब क्या बनता है। साथ ही वो उसे कहता है अगर तुम चाहो तो तुम मुझे यहाँ पर क्लाउड कह सकती हो, यहाँ पे ब्रदर वन भी कह सकती हो, जैसे तुम चाहो मुझे वो कह सकती हो। तो उसकी बातें सुनने के बाद हैरान हो रही होती है कि अब इस लड़के को मुझसे क्या चाहिए जो आकर मुझसे इस तरह की बातें कर रहा है। फीचेंग दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। फीचेंग कहता है इस बेचारे का कुछ भी नहीं हो सकता, बेचारे के साथ तो कोई भी लड़की ट्रैश नहीं होती, पता नहीं इसके साथ क्या मसला है कि हर बार जाओ शू इसकी लाइमलाइट को छीन कर ले जाता है। इनकी शिप्स कुछ दिनों के बाद जाओ शेंग डायनेस्टी में पहुंच जाती हैं। ये लोग डॉक्स के ऊपर जाकर रुकते हैं तो वहां पर हमारा जाओ कहता है तो फाइनली हम लोग अपनी जाओ शेंग डायनेस्टी में पहुंच आए हैं। लोग अपने घर से पिछले कई महीनों से गायब थे तो फाइनली हम सभी लोग वापस आ चुके हैं, चलो जल्दी से अपने रॉयल अकेडमी में वापस चलते हैं। उसी वक्त वो नौकरानी आगे बढ़ती है और उसके लिए गिफ्ट लेकर आई होती है। वो उसे कहती है मिस्टर जाओ प्लीज रुके, ये फ्रेग्रेंस मैंने आपके लिए स्पेशली तैयार किया, मैंने स्पेशली इसको आपके लिए पैक किया, प्लीज इसको रख लीजिए, एक गिफ्ट है, इसे अपने साथ लेकर जाएं। जाओ उसका गिफ्ट देखने के बाद सोच रहा होता है ये मुझे यहाँ पर एक खुशबू तोहफे में दे रही है, इस बात का क्या मतलब है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस लड़की को भी मेरे पर क्रश है, यानी कि ये मुझे पसंद करती है। तो वहाँ पर जब थोड़ी देर के लिए सोच रहा होता है तो नौकरानी उसे कहती है मिस्टर जाओ क्या हुआ, क्या आप यहाँ पर इस गिफ्ट को नहीं ले सकते। जाओ उसे कहता है मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे गिफ्ट को नहीं ले सकता, तुम जो कुछ सोच रही हो वैसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, लोग अभी तो यहाँ पर मिले हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा जल्दी हो गई है, तुम ऐसे किसी को गिफ्ट ना देना, अगली बार किसी के साथ सोच समझकर इस तरह का रिलेशनशिप रखने के बारे में सोचना।
पूछना, मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत ही जल्दी बहुत ही कोई प्यारा लड़का मिलेगा। तो उसकी बात सुनने के बाद वो नौकरानी आंखें से रोना शुरू कर देती है, फिर साथ ही वो रोती रोती वहाँ से भाग जाती है। तो क्लाउड वहाँ दूर खड़े सब कुछ देख रही होती है और सोच रही होती है यहाँ पर ब्रो ने एक और लड़की का दिल तोड़ दिया, जिस सारी लड़कियां पता नहीं इसके पास करने के लिए क्या जाती हैं, जब इस लड़के ने पहले से कोई लड़की देख रखी है। जबकि चैरिलू भी वहाँ पर ये खड़ी सोच रही होती है कि इस लड़के ने इसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, इसे कम से कम एक गिफ्ट तो ले ही लेना चाहिए था। साथ ही वो सोच रही होती है मैं देखना चाहती हूँ कि अपनी वाइफ के साथ बहुत ज्यादा फेथफुल है या फिर यहाँ पर लड़कियों के साथ इतने बुरी तरीके से पेश आता है। ताओशी अपने साथियों से कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। जैसे ये लोग जाने लगते हैं उसी वक्त मिस्टर विंग उनसे कहते हैं जरा रुको बच्चों, मेरी बात सुनो, मैंने अभी तक तुम लोगों को थैंक यू नहीं बोला, क्यों ना तुम सभी लोग मेरे साथ चलो। उसे कहता है अंकल विंग आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है और हमें तो आपकी हेल्प करना ही थी, क्योंकि यहाँ पर आपका बिजनेस आधा हमारा भी है, आपके बिजनेस का 30% हमें जाता है। अंकल विंग उसे कहते हैं मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ घर चलना चाहिए, जैकब भी तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा खुश होगा। इस वक्त जैकब घर पर ही होगा। जहाँ उनसे कहता है तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, चलो फिर ठीक है हम लोग तुम्हारी फैमिली के होम पर ही चलते हैं। सभी लोग इनके घर पहुंच जाते हैं तो जैकब दरवाजा खोलता है और उसे कहता है शाओशी जी तो तुम हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाओ उसे कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर मुझे देखकर खुशी नहीं है जो तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? जैकब उसे कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई है, प्लीज जल्दी से अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ। उस वक्त उसके फादर भी अंदर से बाहर निकल आते हैं। जैकब के फादर जिसका नाम फॉर्ड नैनकुलिंग होता है वो बाहर आते हुए कहते हैं शाओशी तुम मिस लॉन्ग के हस्बैंड हो, मैंने सुना है कि तुम लॉन्ग फैमिली के दामाद हो। जैकब ने मुझे तुम्हारे बारे में काफी कुछ बताया, उसने ये भी बताया कि तुम उसके बहुत अच्छे दोस्त हो, चलो जल्दी से अंदर आ जाओ। शाओ भी उनसे कहता है मिस्टर नैनकुलिंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंकल विंग भी वहीं पर ही होती है। अंकल विंग उन लोगों को बताते हैं कि इस लड़के की वजह से हमारा सारे का सारा माल बच गया, कि हमारी कुछ शिप्स डूब गई, हमारे पर पायरेट्स ने अटैक किया था लेकिन हमारी जान बच गई। और उनसे सारी बात पूछते हैं कि वहाँ पर हुआ क्या था, उन्हें सारी बात बता देते हैं। तो खाना खा लेने के बाद हमारा जैकब जाओ से कहता है जाओ यहाँ पर मेरे पास आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। जाओ से कहता है तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हालांकि उनमें से कुछ सामान तो बह गया, यानी कि शिप्स डूब गई थी जिसकी वजह से हमारा काफी नुकसान हुआ है, लेकिन हम लोग फिर से रिस्टॉक कर सकते हैं, इसमें ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। जब उसे कहता है हाँ तुमने ये बात तो बिल्कुल ठीक कही, लेकिन मुझे यहाँ पर अपने सामान के बारे में बात नहीं करनी, मैं तो तुमसे इस बारे में पूछना चाहता हूँ क्या तुमने पिछले 3 महीने से तुम क्योंकि यहाँ पर नहीं थे क्या तुमने लॉन्ग फैमिली के बारे में कुछ सुना है? जाओ से कहता है नहीं मैंने अपनी लॉन्ग फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं सुना, क्योंकि मैं 3 महीने पहले से यहाँ से चला गया था, स्कूल के एक मिशन के ऊपर गया हुआ था, इसी वजह से मैं अपनी डायनेस्टी में नहीं था। मुझे बताओ कि लॉन्ग फैमिली के साथ क्या हुआ है? मेरी फैमिली के साथ कुछ बुरा हुआ है। वो उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें खुद ही वापस जाकर अपने ग्रैंडपा से पूछ लेना चाहिए, मैं यहाँ पर तुम्हें ये बात बताते हुए अच्छा नहीं लगता। उसे कहता है अच्छा ठीक है फिर तुम लोग अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना, मैं जल्दी से अपनी फैमिली में वापस जा रहा हूँ ताकि जाकर ग्रैंडपा से पूछ सकूं कि क्या हुआ है। जैकब उसे कहता है अच्छा ठीक है फिर अपना ध्यान रखना। तो शाओशी वहाँ से बाहर चला जाता है, जबकि फॉर्ड नैनकुलिंग अपने बेटे के पास आते हैं और उसे कहते हैं जैकब तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? जैकब उनसे कहता है डैड मैंने इस लड़के का साथ देने का फैसला किया था, इनकी फैमिली के साथ रहने का फैसला करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम लोग इनके साथ जुड़े रहें। तो उसके डैड उसे कहते हैं जैकब तुम्हें पता है ना कि इस वक्त सिचुएशन बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है, हमने इनके साथ अलायंस बनाई थी क्योंकि इसके ग्रैंडपा आर्मी के जनरल हुआ करते थे, लेकिन अब क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं उनको आर्मी की पोजीशन के ऊपर से हटा दिया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि इनके साथ रिलेशनशिप रखने से हमें कोई फायदा होने वाला है। जैकब अपने डैड से कहता है डैड मुझे अच्छी तरह से पता है कि आपकी बात करने का क्या मतलब है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम लोग अभी भी उनको सपोर्ट देते रहे, जब वो मुश्किल हालात में हम उनको सपोर्ट देंगे, क्योंकि मुझे इस लड़के के ऊपर पूरा भरोसा है। मुझे लगता है कि फ्यूचर में हमारी फैमिली को इस लड़के से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर हम लोग यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे तो बाकी के सभी लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे कि हम लोगों ने मुश्किल वक्त में अपनी अलायंस का साथ छोड़ दिया। जनरल वुलोंग अभी तक जिंदा है, मुझे लगता है कि वो फ्यूचर में दोबारा से कम बैक कर सकते हैं। उसके डैड उसे कहते हैं लेकिन तुम्हें पता है ना कि जनरल वुलोंग अब काफी ज्यादा बुढ़े हो चुके हैं, वो वापस आकर क्या करेंगे? जैकब भागता हुआ उनके पास आ जाता है और कहता है लेकिन आप शाओशी को कैसे बोल सकती हैं, आपने इस लड़के के बारे में देखा है कि ये लड़का कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कहते हैं लेकिन ये लड़का बहुत ज्यादा यंग है, इस लड़के के भरोसे ये सब कुछ नहीं कर सकते। विंग नैनकुलिंग भी आगे आते हैं और उसे कहते हैं ब्रदर मुझे लगता है कि तुम्हें जैकब की बात को सुनना चाहिए, अगर हम लोग मुश्किल वक्त में इस लड़के की फैमिली का साथ देंगे ये लड़का फ्यूचर में किनेड यान किंग बन सकता है या फिर उससे भी ज्यादा हाई लेवल पर जा सकता है, इससे हमारी फैमिली को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। तो उसके डैड कहते हैं ठीक है फिर हम लोग इनका साथ देंगे। नेक्स्ट सीन में लॉन्ग फैमिली का दिखाया जाता है। जाओ भी भागता हुआ अपनी लॉन्ग फैमिली में वापस जाता है तो अपने ग्रैंडपा के पास जाता है और ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा क्या हुआ है? ग्रैंडपा उसे कहते हैं लड़के तुम वापस क्यों चले आए, तुम कहाँ पर थे और कितने दिनों के बाद वापस क्यों आए हो? तो वो भी ग्रैंडपा से पूछता है ग्रैंडपा आप भी तो बॉर्डर लाइंस के ऊपर फाइट करने के लिए गए थे, फिर आप वापस क्यों आ गए हैं? वो उसे कहता है मैं काफी ज्यादा बुढ़ा हो चुका हूँ, इसी वजह से मैं फिट नहीं रहा फाइट करने के लिए, इसी वजह से मुझे वापस भेज दिया गया है। मैंने उन लोगों से कहा था कि मुझे वापस भेज दें, इसी वजह से मैं वापस चला आया हूँ। तो जाओ उनसे कहता है लेकिन ग्रैंडपा मैंने तो सुना है लोग कह रहे थे कि आपकी डिमोशन हो गई है, यानी कि आपको आपकी गद्दी से हटा दिया गया है। ग्रैंडपा उससे कहते हैं हाँ ये बात सच है कि मेरी मिलिट्री पावर किसी और जनरल के हाथ में दे दी गई, उन्हें लगता है कि मैं बुढ़ा हो चुका हूँ। ग्रैंडपा उससे कहते हैं अफसोस की बात है कि अब मैं मून को नहीं बचा सकता क्योंकि मेरे पास अब पावर नहीं रही, मिलिट्री को लेकर शूरा डिमंस के एरिया में नहीं जा सकता। जाओ कहता है लेकिन क्या वो वाकई में शूरा डायनेस्टी
डायनेस्टी में चले गए हैं? क्या शूरा डायनेस्टी के लोग उसे अपनी डायनेस्टी में लेकर चले गए हैं? तो ग्रैंडपा उससे कहते हैं ये मेरी गलती है कि मैं अपनी ग्रैंड डॉटर को भी नहीं बचा पाया। जाओ उनसे कहता है ग्रैंडपा आपको उसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो बहुत ज्यादा लकी है और मुझे लगता है कि हम लोग जल्दी उसे दोबारा देख पाएंगे। ग्रैंडपा उससे कहते हैं लड़के क्या तुम्हें उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चल चुका है कि मून की रियल आइडेंटिटी क्या है? जाओ उनसे कहता है हाँ ग्रैंडपा मुझे उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता है क्योंकि उस दिन मैं घर पर ही था जब वो उसे उठाकर ले गए थे। ग्रैंडपा उससे कहते हैं लेकिन फिर भी तुम उसे बचाना क्यों चाहते हो? तुम्हें पता है ना कि उसके पास शूरा डीमंस की ब्लड लाइन की पावर है, यानी कि वो शूरा डीमंस की ही फैमिली मेंबर है, फिर तुम उसे बचाकर क्या करोगे? हाँ उनसे कहता है ग्रैंडपा कुछ भी हो जाए मून मेरी वाइफ है और मैं अपनी वाइफ को बचाकर वापस लेकर आऊंगा क्योंकि वो मेरी वाइफ है इसी वजह से। तो ग्रैंडपा उनसे कहते हैं लड़के तुम्हें यहाँ पर ज्यादा परसिस्टेंट होने की जरूरत नहीं है, तुम उस लड़की को बचा नहीं पाओगे। और साथ ही हमारे ग्रैंडपा उसे 17 साल पहले की बात बताने लगी है। वो उसे कहते हैं ये सब कुछ आज से 17 साल पहले शुरू हुआ था। यहीं पर 17 साल पहले की कहानी सुनाई जाती है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं मेरा एक बेटा जिसका नाम ऑवरेन लॉन्ग था, ठीक है तुम्हारे अंकल जो कि मून के फादर है। ऑवरेन लॉन्ग एक बहुत ही बेहतरीन कमांडर थे। इस वक्त फ्रंट लाइन बैटल के में वो एक बहुत ही बेस्ट कमांडर के तौर पर वहाँ पर नियुक्त थे और वहाँ पर बहुत ही अच्छे से फाइट कर रहे थे। मिलिट्री ऑपरेशंस को बहुत ही अच्छे तरीके से वो निभा सकते थे। जी अपने बेटे के ऊपर बहुत ज्यादा फख्र था क्योंकि वो बॉर्डर लाइंस के ऊपर शूरा डीमंस को वहाँ पर रोके हुए था। उसने शूरा डीमंस को हमारे यहाँ पर हमारे कंट्री में नहीं आने दिया। दूसरी तरफ से उस वक्त शूरा डीमंस को लीड करने वाली एक लड़की थी और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। फीमेल शूरा को तुम्हारे अंकल ऑवरेन से प्यार हो गया। बैटलफील्ड के दौरान उन दोनों की फाइट हुई और उसी फाइट के दौरान ही उस फीमेल शूरा को तुम्हारे अंकल से प्यार हो गया था और उसके बाद उसने अपने लोगों को वहाँ पर रोक दिया। उसने जाओशेंग डायनेस्टी के ऊपर अटैक करने से अपने लोगों को रोक दिया। अभी लोगों को ऐसा ही लगा कि तुम्हारे अंकल की पावर्स की वजह से शूरा डीमंस पीछे की तरफ हट गई है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे अंकल को इस बारे में पता था कि ये सब कुछ लड़की की वजह से हुआ है, उस शूरा डीमन लड़की की वजह से जिसने अपने लोगों को ऑर्डर्स दिए थे क्या वो जाओशेंग डायनेस्टी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। तो उस लड़की का हाई स्टेटस था। शूरा डीमंस के बीच में वो लड़की काफी ज्यादा पावरफुल थी। उसके बाद वो लड़की सीधे जाओशेंग डायनेस्टी में हमारे मिलिट्री बेस के सामने आकर खड़ी गई जहाँ पर तुम्हारे अंकल का कैंप था। तो तुम्हारे अंकल उसे हर रोज वहाँ पर देखते थे, लेकिन वो काफी दिनों तक उसको देखते रहे। उसके बाद उन्होंने फैसला किया लड़की जो कि उनसे प्यार करती है तो क्यों ना उसके साथ ही प्यार किया जाए और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। तो उस लड़की के साथ एक समझौता किया। वो दोनों यहाँ पर शूरा डीमंस और जाओशेंग डायनेस्टी के सोल्जर्स के दरमियान में एक पीस समझौता करेंगे। लगा था कि हमारा दोनों का रिलेशनशिप यहाँ पर शूरा डीमंस और इन दोनों डायनेस्टीज के दरमियान में अमन शांति लेकर आएगा। हमारे अंकल को लगा था शायद शूरा डीमंस ने इस बात को एक्सेप्ट किया है, लेकिन शूरा डीमंस को पहले इस बारे में नहीं पता था कि उनकी लड़की ने जाओशेंग डायनेस्टी के एक लड़के के साथ प्यार किया है और उसके साथ रिलेशनशिप है। लेकिन जब मून पैदा हुई तो उसके बाद शूरा डीमंस को इस बारे में पता चल गया। शूरा डीमंस इस बात से बहुत ज्यादा गुस्से में थे। तो शूरा डीमंस अपनी उस लड़की को सजा देने के लिए वापस अपने कबीले में लेकर चले गए कि ऑवरेन यानी कि तुम्हारे अंकल को शूरा डीमंस ने बहुत ही बुरी तरह से पीटा और उन्हें वहां से निकाल दिया। ऑवरेन बहुत ही बुरी हालत में था, लेकिन उसने अपनी बेटी यानी कि मून को उन लोगों से बचा लिया और उसे लेकर लॉन्ग फैमिली में चला आया और उसे यहाँ पर वापस देकर कहा कि मैं इसकी जान बचाऊं, मैं इसकी रक्षा करूं और इसे कभी भी बाहर नहीं निकलने दूं। उसके बाद वो वहां से चला गया और उसके बाद से मैंने तुम्हारे अंकल ऑवरेन को कभी भी नहीं देखा, वो पता नहीं कहाँ पर है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं पिछले काफी अरसे से मून ने अपनी शूरा ब्लड लाइन की पावर्स को एक्टिवेट नहीं किया था, लेकिन फिर अचानक उसने अपनी ब्लड लाइन की पावर को अवेकन कर लिया, लेकिन अभी भी उसके माइंड की बीमारी उसके पास ही है। इस बार मैं वहाँ पर बॉर्डर्स के ऊपर गया था मून को बचाने के लिए, वहाँ पर ताकि मून को शूरा डीमन से बचा सकूं, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए मेरी एब्सेंस की वजह से। इसी वजह से ये बार बहुत ज्यादा है। अब तो हम लोग उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। इस वक्त शूरा डीमंस ने बाइशुआन डायनेस्टी के ऊपर कब्जा कर लिया है और बाइशुआन जो डायनेस्टी है वो शूरा डीमंस की टेरिटरी बन चुकी है। जाओन से कहता है ग्रैंडपा हमारे लिए हार और जीत ये तो होती रहती है क्योंकि जंग में ये दोनों हो सकती हैं। कुछ यहाँ पर इस बारे में सोचकर ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है, सारा ब्लेम आपके ऊपर नहीं है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं हाँ मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है, लेकिन मैं ये सोच कर उदास हो रहा हूँ। जाओ कहते हैं लेकिन मैं मून को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ पर खुश हूँ यहाँ पर उदास हूँ, क्योंकि उस मून को पूरा डीमन किंग अपने साथ उठाकर ले गए हैं। वो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उसे नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन ये बात हमारे लिए बहुत ज्यादा बुरी भी है। वो हमें छोड़कर चली गई है। नेक्स्ट सीन हमें अगले दिन का दिखाया जाता है। हमें जाओ शुई के उस घर का दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मॉम और उसके साथ मे रह रही होती है। मी बेचारी बहुत ज्यादा उदास होती है और आंटी से कहती है आंटी मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, मैंने यहाँ पर आपको भी मुश्किल में डाल दिया है। आंटी उसे कहती है मी तुम इस तरह की बात कैसे कर सकती हो, मुझे इस बात में बिल्कुल भरोसा नहीं है कि तुम एक जिंक्स हो, जहाँ पर तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ये तो मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं तुम्हें अपने साथ बाजार में लेकर नहीं जाती तो ये कभी भी नहीं होता। परेशान होने की जरूरत नहीं है। जाओ शुई ने किसी को यहाँ पर हमें सेव रखने के लिए यहाँ पर नियुक्त किया था ताकि वो हमारी रक्षा कर सके। और भी ज्यादा रोना शुरू कर देती है और आंटी से कहती है लेकिन लॉन्ग फैमिली के साथ भी कुछ बुरा हुआ है। ग्रैंडपा को उनकी पोस्ट के ऊपर से हटा दिया गया जिसकी वजह से लॉन्ग फैमिली की पावर कम रह चुकी है। हमारे जाओ शुई की भी कोई भी खबर नहीं है, पिछले कई महीनों से उसके बारे में नहीं सुना कि वो कहाँ पर है। तय कि ये सब कुछ भी मेरी वजह से हो रहा है, ये सारी की सारी मेरी गलती है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मनहूस हूँ। आंटी उसे कहती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो पब्लिक में सभी के सामने तुम्हें ऐसे उठाकर लेकर जा सकते हैं। तो मी और भी ज्यादा उदास हो जाती है और
आंटी से कहती है, आंटी मुझे बताओ ना अब मैं क्या करूँ, वो आज यहाँ पर आने वाले हैं, वो मुझे उठाकर ले जाएंगे। आंटी उसे कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर कहीं पर छुप जाना चाहिए, अगर वो तुम्हें यहाँ पर नहीं ढूंढ पाएंगे तो वो खुद ही यहाँ से चले जाएंगे, उन्हें लगेगा कि तुम चली गई हो। उसे कहती है, ठीक है फिर मैं जाती हूँ, जाकर कुछ सामान पैक कर लेती हूँ। उसी वक्त दरवाजे के ऊपर नॉक होना शुरू हो जाती है। वो लोग कहते हैं, चलो जल्दी से दरवाजे को खोल दो वरना हम लोग दरवाजे को तोड़ देंगे। ये दोनों ही पहुंचना घबरा जाती है और कहती है, अब हम लोग क्या करेंगे। मी कहती है, वो लोग तो पहुंच आए हैं, आंटी मुझे बचा लो, ये लोग मुझे उठाकर ले जाएंगे। दरवाजा खुलता है और दरवाजा खुलने के बाद दिखाते हैं प्रिंस जी यहाँ पर आ चुका है। वीजो जी जिसके साथ हमारे जाओ ने बैटिंग की थी जाम स्टोन स्टोर के ऊपर, वो यहाँ पर पूरी तरह से तैयार होकर दूल्हा बनकर आया होता है। वो मी से कहता है, तो लड़की चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि आज के दिन मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आऊंगा, आज हम दोनों की शादी होगी। आंटी और मी बेचारी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है, कोई हमारी मदद करो, ये लोग हमारे घर में घुस आए हैं। यहाँ पर कुछ पुराने लोग भी होते हैं जिनमें जैक जू और उसके साथ साथ उसका लीन जाओ यानी कि उसका कजन भी होता है, साथ में वो लड़की भी होती है जो लास्ट टाइम हमारे जाओ के घर पर भी थी और उसकी मॉम को तंग आ रही थी। ये लोग उस लड़की को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं, इस कमीने लड़की को यहाँ पर इतनी खूबसूरत लड़की कहाँ से मिल गई है। प्रिंस जी अपने घोड़े के ऊपर से नीचे उतर कर आता है और मी का बाजू पकड़ते हुए कहता है, लड़की चलो जल्दी से मेरे साथ आओ, आज हम लोग घर जाकर हमारी शादी होने वाली है। वहीं पर एक नौकरानी भी होती है जो उसे कहती है, योर हाइनेस आपको यहाँ पर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, प्लीज इसका हाथ छोड़ दें, इसको घर लेकर आती हूँ, आप चले जाएं। जब तक आपकी शादी नहीं होती तब तक आप इस लड़की को टच नहीं कर सकते। तो प्रिंस जी उसे कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है फिर मैं इसको छोड़ देता हूँ, तुम इसे जल्दी से लेकर आओ, मैं बहुत सा बेताब हूँ, हम दोनों की शादी होगी। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।